वो गहरी नींद सो रही थी जब इसने कमल के अंदर हलचल सी महसूस की थी। अजीब सी हलचल पर वो फटाफट जागते हुए कमल हटा चुकी थी। इससे पहले कि वो चीख मारती, अपने सामने छोटी सी सफेद रंग की बिल्ली देखते हुए इसकी आंखें खुल गई थी। ऐसा कैसे हो सकता था? अभी तो 6 भी नहीं बजे थे और बिल्ली आ गई थी। शायद वो कुछ ज्यादा ही इमेजिन कर रही थी। अब इसका शोहर इतना भी फास्ट नहीं हो सकता था। और वैसे भी वो ओसीडी का पेशेंट था। इसे सफाई जुनून की हद तक पसंद थी। ऐसे में पालतू जानवर घर पर रखना एक नामुमकिन सी बात थी। और वो ये भी नहीं मान सकती थी कि इसका शौहर इससे इतनी मोहब्बत करता है कि इसके एक बार कहने पर इसे इतनी प्यारी बिल्ली लाकर दे देगा। और वो कोई शहजादी तो थी नहीं जो वो इसके लिए शहजादा बन जाता। तो फिर ये बिल्ली, इसने इसने एक उंगली से आहिस्ता से इस बिल्ली के सर पर टच किया, सिर्फ ये यकीन करने के लिए कि वो सचमुच में वहां पर मौजूद है। जबकि बिल्कुल साथ ही एक छोटी सी खूबसूरत मकान नमा टोकरी को देखकर वो चीख उठी थी। वो बिल्ली को उठाती हुई तेज तेज लड़खड़ाती कमरे से बाहर निकली थी। वो महसूस कर चुकी थी कि वो किचन में है। वो इसी स्पीड से तेज तेज चलती किचन में आते ही इससे सीने से आ लगी थी। बेख्तियार ही इसने इसके दिल के मकाम पर अपने लव रख दिए थे। अजन, आप मेरे लिए केटी लेकर आए हैं। कितनी प्यारी है ये, वाव, देखें, इसे टच करें। वो इसका हाथ थाम कर बिल्ली के ऊपर रखने लगी थी। वो इस वक्त इतनी ज्यादा खुश थी कि इसका बस नहीं चल रहा था कि वो खुशी से इसे चूम ले। और इसने कर भी डाला था। वह कबीर के पैरों के ऊपर अपने पैर रखती, तेजी से इसका गाल चूमती इसके सीने में छुप गई थी। यह हरकत कबीर के लिए भी गैर मुतवक्को थी। अपनी खुशी में वो वहां मौजूद दिलरेज को भी बुरी तरह से इग्नोर कर गई थी। इस बात का एहसास इसे तब हुआ जब वो उसके सीने से लगते हुए वहां किसी और की मौजूदगी महसूस करने लगी थी। अहम अहम, पीछे से हल्की सी खंगारने की आवाज सुनाई दी। तो कबीर भी जैसे सीधा हुआ था, जबकि हुरे परेशानी से पीछे खड़े आदमी को देखने लगी जो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इन्हें देख रहा था। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, जारी रखिए, मैं जा रहा हूँ। मेरा हरगिज कोई इरादा नहीं है आपको रोमांस के बीच में डिस्टर्ब करने का। मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। वो कहते हुए तेजी से किचन से निकला था, जबकि हुरे शर्मिंदगी के मारे कबीर के सीने में ही छुप गई थी, जिसे यहाँ छुपकर वो सबकी नजरों से बच जाएगी। कबीर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे मजीद अपने करीब करता, इसके माथे पर अपने लब रख चुका था। ये कौन था? वो परेशानी से इसे देखते हुए बोली थी, जबकि वह नरमी से आहिस्ता से इसे जमीन से उठाता सामने कुर्सी पर बिठा चुका था, क्योंकि वह नंगे पैर थी। वह आहिस्ता से इसके पैरों को जमीन से उठाता खुद इसके पास ही जमीन पर बैठे हुए अपनी रनों पर रख चुका था। नंगे पैर क्यों निकली कमरे से बाहर? जूते तो पहन देती। यहाँ बैठो, मैं जूते उठाकर लाता हूँ। बिल्ली की खुशी में अपनी सेहत खराब नहीं करने दूंगा तुम्हें। वह नरमी से इसके ठंडे पैरों को टेबल के नीचे लगी लकड़ी के छोटे से हिस्से पर रखता रूम में इसके जूते लाने के लिए चला गया था, जबकि तकरीबन कुछ सेकंड में वह वापस आते हुए नाजुक से गर्म बूट इसके पैरों में पहनाने लगा था। उफ, अब इतनी भी सर्दी नहीं हुई, वो अपने पैरों में गर्म बूट देखते हुए बोली थी, जबकि हाथों में तो जैसे इस छोटी सी बिल्ली को कैद किए हुई थी। बिल्कुल नरमी से इसे अपनी गोद में उठाए वो आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ इसकी पीठ पर सहला रही थी। देखिए, ये मेरी केटी कितनी प्यारी है, कितनी सॉफ्ट है, आप इसे टच करें। वो इसका हाथ थामते हुए बिल्ली पर रखने लगी तो इसने फौरन ही अपने हाथ पीछे हटा लिए थे। नहीं, मैं नहीं देखना चाहता, तुमने देख लिया, तुम्हें पसंद आ गया, इतना ही काफी है। मुझे बिल्लियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये इसका खाना दिलरेज देकर गया है, बिल्लियों के लिए ये वाला फूड होता है। मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है तुम्हारी बिल्ली की खिदमतें करने का, तो तुम जानो, तुम्हारी बिल्ली जाने। उफ, ये बिल्ली बिल्ली क्या होता है अजन? इसका नाम म्याऊमी है, आप इसको इस नाम से भी तो बुलाओ। मैंने अभी अभी इसका नाम रखा है, मैंने इसका नाम म्याऊमी रखा है। और आपको आपके नाम के साथ और अब आपको आपके नाम के साथ पुकारा जाएगा। आपको अच्छा लगा ना आपका नाम? वो प्यार से इसे अपने साथ लगाते हुए बोली तो कबीर के सीने में जैसे आग सी जली थी। इतनी जलन क्यों हो रही थी इसे? एक बिल्ली ही तो थी, क्या फर्क पड़ता था? अब थोड़ा बहुत प्यार तो वो बिल्ली से जता ही सकती थी। क्या मतलब? अब बिल्ली को हम बिल्ली नहीं पुकार सकते? ठीक है, जो भी नाम तुमने रखा है इसी से पुकार लूंगा, बल्कि मैं पुकारूंगा ही क्यों, मेरा क्या तल्लक इसके साथ, तुम जानो, तुम्हारी बिल्ली जाने। लेकिन बिल्लियों को हर वक्त गोद में नहीं बिठाकर रखते, ऐसे इनको आदत लग जाती है और ये आदत ठीक नहीं होती। इसे जमीन पर उतार दो। अल्लाह, जमीन पर उतार दूं तो कोई जानवर खा जाएगा। वो मासूमियत से देखते हुए बोली थी, यहाँ फ्लैट में तीसरे माले पर तुम्हें सच में लगता है कोई जानवर आ सकता है इस बिल्ली के अलावा? इसकी बात पर इसने पूछा था। अब बिल्ली बिल्ली क्यों कर रहे हैं? नाम से बुलाए ना इसको, म्याऊमी नाम है इसका, और अगर यहाँ पर म्याऊमी आ सकती है तो कोई और जानवर भी आ सकता है, इसलिए ये मेरी गोद में ही ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता जिद्दी होती जा रही थी। अरे मेरी जान, बिल्ली को हम बिल्ली ही कहेंगे ना, इसे नरमी से समझाने की कोशिश की थी। इसका हरगिज़ कोई इरादा नहीं था इसका नाम याद रखने का। हाँ, तो फिर हम इंसान हैं, लोग हमें इंसान क्यों नहीं बुलाते, बल्कि आज से मैं आपको इंसान बुलाऊंगी। ओ इंसान ये करो, ओ इंसान वो करो। अब इंसान हो तो जरूरी थोड़ी है कि नाम लिया जाए। चाहिए इंसान, जाकर अपना काम कीजिए, मुझे और मेरी म्याऊमी को तंग करने की जरूरत नहीं है, हम खुद आपस में बातें कर लेंगे। वो मुंह बनाकर बोली तो कबीर इसे देकर रह गया था। क्या चीज़ थी ये लड़की? तो इस बिल्ली के आ जाने से तुम मुझसे बात करना छोड़कर अब इस बिल्ली से बात किया करोगी। तुम्हें पता है इस
बिल्ली को यहाँ से वापस निकालने में कितना वक्त लगेगा मुझे। तुम्हारे ये जो नखरे बढ़ रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता ये बिल्ली ज़्यादा दिन तक इस घर में टिक पाएगी। वो हरगिज़ इसे धमकी नहीं देना चाहता था, लेकिन इस बिल्ली की खातिर वो इससे बात करना छोड़ दे, ये तो कबीर को हरगिज़ मंजूर नहीं था। आप मेरी मियाँ अम्मी को वापस भेज देंगे? वो परेशानी से सवाल करने लगी तो कबीर ने कंधे उचकाए थे। अज़न आप कितने ख़राब हैं। मेरी मासूम सी मियाँ अम्मी आपको बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगी। मुझे बिल्लियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे सामने ये मासूम शक्ल बनाकर होंठ निकालने की ज़रूरत नहीं है। मोहब्बत मुझे सिर्फ तुमसे है। इस बिल्ली से और मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है और ना ही कोई वास्ता मैं बनाने वाला हूँ। तो बेहतर होगा कि इस बिल्ली से इतनी ही रिश्तेदारी रखो जितनी मैं बर्दाश्त कर सकूँ। मैं इसके सामने नाश्ता रखते हुए कहने लगा तो हुरे ने नजर उठाकर इसकी तरफ देखा था। इसके चेहरे पर हल्की सी सख्ती थी। वो समझ चुकी थी कि बिल्ली लाना इसका फैसला जरूर है, लेकिन अपने इस फैसले पर वो हरगिज़ खुश नहीं है। यानी वो सचमुच में इस बिल्ली को इससे दूर कर सकता है। नीचे उतारो इसे ज़मीन पर और खाना खाओ। वो ज़मीन पर एक छोटी सी कहती बॉल में कुछ निकालते हुए ज़मीन पर रख गया था। ये ज़मीन पर खाना खाएगी। वो परेशानी से इसे देखते हुए बोल तो कबीर ने इसे घूरा था। तुम क्या इसे टेबल पर बिठाकर खाना खिलाओगे? इतनी महारानी है ये, जानवर ज़मीन पर ही खाते हैं। इसने आहिस्ता से इसके पट्टे को पकड़ इसे सॉरी इसने आहिस्ता से इसकी पट्टी को पकड़कर इसे हवा में लटकाते हुए जमीन पर छोड़ा तो हुरे ने तेजी से सीधा होते हुए इसे उठाना चाहा था, लेकिन कबीर इसके दोनों कंधों को थामता इसे वापस दूसरी तरफ फेर कर खाना इसके करीब कर गया था। जबकि अपनी कुर्सी घसीटते हुए इसने मियामी की आके इस तरह बिछाई थी कि हुरे को कहीं से नजर ही नहीं आ रही थी। खा रही है तुम्हारी लाडली, अब तुम भी खा लो, तुमने मेडिसिन खानी है। वह इसका चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए कहने लगा तो किचन में हल्के से खाना खाने की आवाज पर जहाँ कबीर ने सर पकड़ा था वहीं हुरे पर सुकून होकर अपने खाने की तरफ मतवज्जो होने लगी थी। जब कबीर ने इसके हाथ थाम लिए, रुको पहले हाथ पाश करो। वह जबरदस्ती से अपने साथ उठाते हुए रुको पहले वह हाथ वॉश करो। वो जबरदस्ती से अपने साथ उठाते हुए वॉश बेसिन के पास लाया था। अपने हाथ में इसके दोनों हाथ पकड़ता खुद ही दिलवाने लगा। मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया। वह खिलखिलाकर हंसी तो कबीर ने इसके हाथ छोड़कर इसे घूरा था तो तुम ऐसे ही उठकर आ गई। वो भी हैरत की कैफियत में था। बिल्ली के चक्कर में वो होशाहवास से आरी हो चुकी थी। आने पर इतनी एक्साइटेड होगी ना, मुझे भूल ही गया कि कमरे से निकलने से पहले मुंह हाथ धोया जाता है। वह अपने मोती जैसे दांत दिखाते हुए अपनी खुशी की इंतहा बताने लगी थी, जबकि वह हल्का सा मुस्कुराता नफी में सर हिलाते इसे नरमी से अपने बाजू में उठा चुका था और फिर से उठा लिया। मैं चलकर जा सकती हूँ, आपको ज़्यादा शौक नहीं है अपनी बॉडी की नुमाइश करने का। अल्लाह पाक को पसंद नहीं है अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करना। कौन सी ताकत का? वह मुस्कुराते हुए अपने बेडरूम में इसे लेकर जाने लगा था। अपने शोहर होने की ताकत का। वह सर पर हाथ मारती जैसे इसकी अकल पर मातम कर रही थी, जबकि निगाहें पीछे अपनी मियाँ पर थी। यकीनन वह इसे भी साथ आना चाहती थी, लेकिन कभी तो इसे बिल्कुल कोई अहमियत ही नहीं दे रहा था। मेरी मासूम खरगोशनी, अभी तक तो मैंने अपने शोर होने की ताकत का जायज़ इस्तेमाल नहीं किया। तुम नाजायज़ इस्तेमाल की बात कर रही हो। वो इसे वॉशरूम में लेकर जाने लगा तो वो फ़ौरन ही अपनी टांगें हिलाने लगी थी। क्या मसला है, क्यों उछल कूद कर रही हो? इसकी मुसलसल मज़ाहमत पर वो उकता कर बोला था। आपके साथ क्या मसला है? अब क्या वॉशरूम के अंदर भी साथ जाएंगे? छोड़ दे मुझे यहीं पर। एक तो आपको मुझे उठाकर घूमने का बड़ा शौक है। इसे जमीन पर उतारते हुए वो मुंह बनाकर बोली थी, जबकि कबीर हल्का सा मुस्कुराया था। अच्छी लगती थी इसकी बातें, इसका जिद्दी अंदाज, अपनी बात मनवाना सब कुछ अच्छा लगता था। इसकी मुस्कुराहट देखकर वो मुंह के डिजाइन बिगाड़ती वॉशरूम का दरवाजा बंद कर गई तो कबीर ने हल्की सी दरवाजे पर दस्तक देते हुए चेक किया था कि दरवाजा अंदर से लॉक तो नहीं। ओहो, क्या मसला है आपको? इसे लगा जैसे वह दरवाजा खोलने लगा है, तभी इसने पूरा जोर लगाकर दरवाजे को बंद किया था। कोई मसला नहीं है, नहीं खोल रहा, बस चेक कर रहा था कि तुमने लॉक तो नहीं किया। वो इसे जवाब देता पीछे को होता बेड पर आकर लेट गया था। ऐसा लग रहा था जैसे घुटनज़दा माहौल से निकलकर एक खूबसूरत परसुकून माहौल में आ गया है। ऐसा लग रहा था जैसे सुकून जिंदगी का हिस्सा बन गया है। अपने बेड पर लेटे हुए वह निकलने का इंतजार करने लगा। वहशत, बेसुकूनी सब कुछ खत्म हो चुका था। 10 दिन की छुट्टियों की एप्लीकेशन दी थी इसने। आज वह हुरे को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाने वाला था ताकि इसका प्रॉपर चेकअप करवा सके। फिर किसी मुलाजमा का इंतजाम करना था जो इसकी गैर मौजूदगी में हुरे के पास रह सके। हाँ, बहुत कुछ करना था। अपनी हुरे की हिफाजत करनी थी, इसका ख्याल रखना था। इसे दुनिया के हर जर्द गरम से बचाना था। इसे अपने सीने में कहीं छुपा कर रखना था ताकि कोई भी गलत निगाह भी इस पर ना पड़े। इसने बहुत कुछ करना था। वो आंखें बंद किए यूं ही बेड पर लेटा हुआ था जब इसे अचानक ही अपनी शर्ट के ऊपर ही खुले 3 बटनों से झांकते सीने पर हुरे की मियामी को चाटते हुए देखा था। इसने चिचड़ी लेते हुए खौफ से इस पट्टे से पकड़कर दूर फेंका, जबकि इसे यह हरकत करते हुए खुरे देकर चीख उठी थी। जबकि इसके यूं चिल्लाने पर कबीर बौखलाकर सीधा हुआ। हुरे बेयकीनी से आंखों में आंसू लिए इसे देख रही थी, जबकि कबीर को लग रहा था कि इसने बिल्ली को पीछे की तरफ फेंककर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि सामने खड़ी लड़की की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं बल्कि इसके लिए बेतहाशा गुस्सा था। कबीर को लग रहा था जैसे इसने बड़ा गुनाह इसने जिंदगी में कभी किया ही नहीं। हद है अबरक, हद है अबरक। आपके घर पर रहने का कोई फायदा है? आपको छुट्टी करवाना मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। वैसे तो आप जाग ही रहे हैं और जाग रहे हैं तो मेरी जान को आ गए हैं। वो रात का खाना बनाते हुए एक दफ़ा फिर से कमरे में झांकती अबरक को देखने लगी। दोपहर के 3:30 बजे का वक्त था और अबरक गहरी नींद सो रहा था। इस वक्त से सुबह से 4 दफ़ा
वो शावर ले चुकी थी, लेकिन अब तक इस आदमी को जरा सुकून नहीं था। अगर वो इसे जगा देती तो वो दोबारा से जिन बनकर इसकी जान हल्कान कर देता। कभी कभी तो न जाने से क्या हो जाता था। अच्छे खासे रोमांटिक मूड में इसे गुस्सा चढ़ जाता था और फिर गुस्सा भी ऐसा जो जान को आ जाता था। थोड़ी देर पहले भी वो इसके जिस तरह की चिंताएं सह चुकी थी, इसका हरगिज कोई इरादा नहीं था इसे जगाने का। वो अपने पूरे जिस्म में थकावट सी महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी वो जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी, क्योंकि इसने पक्का इरादा कर लिया था आज भी इसके साथ बाहर गोलगप्पे खाने जाएगी। कुछ ही दिनों में वो अंदाजा लगा चुकी थी अब्रो को क्या पसंद है क्या नहीं, और वो खाना इसकी पसंद के मुताबिक ही बना रही थी। इसने ये भी अंदाजा लगा लिया था कि अब्रो को इसके हाथ का जायका पसंद है, तभी वो पूरा दिल लगाकर इसके लिए खाना बना रही थी। वो हांडी चूल्हे पर चढ़ाकर बाहर निकली थी जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ये दिन दहाड़े कौन आ गया, वो परेशानी से सोचती कमरे की तरफ जाने लगी थी। फिर ये सोचा शायद खाला होंगी पड़ोस वाली, इसलिए अब्रो को जगाने के बजाय वो खुद ही दरवाजा खोलने चली गई थी। इसने आहिस्ता से दरवाजा खोला तो सामने 3 आदमी खड़े थे। इसने तेजी से पलटते हुए अपने चेहरे पर दुपट्टा किया था। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, कैसी हैं आप? एक आदमी तेजी से अंदर दाखिल होते हुए सवाल करने लगा। नीलम को यही लगा था कि शायद वो आदमी जानता है कि अब्रक अंदर है, इसलिए वो इस तरह से बेझिझक अंदर आ गया था। वालेकुम अस्सलाम, आप आइए बैठिए। वो इनकी इतनी फ्री अंदाज पर यही समझी थी कि शायद वो लोग अब्रक के दोस्त हैं। तभी इसने सामने बैठे के खुले दरवाजे की तरफ जाने का इशारा किया था। अरे नहीं नहीं भाभी जान, हम बैठने नहीं आए, हम तो कुछ पूछने आए हैं। आप बस जवाब दीजिए, हम यहाँ से रुखसत लेंगे। दूसरे आदमी ने दरवाजा बंद करते हुए इसे कहा था, तो इनका अंदाज से थोड़ा सा अजीब लगा था। तभी अपने चेहरे पर सख्ती से दुपट्टा रखे हुए इसने हाथ आगे की तरफ रख लिया था ताकि चेहरा बेनकाब ना हो, लेकिन इन लोगों की नजरों में अजीब सी हवस इसे परेशान कर गई थी। और ये हवस ही थी इतनी तो वो पहचान गई थी। मैं अब्रो को बुलाती हूँ, आप इनसे बात करें, इसने सख्ती से कहा था। अरे इनको क्यों बुलाओगी, बेचारा काम पर गया है, सुकून से काम करके आ जाएगा, इसके साथ कोई उखाड़ पछाड़ थोड़ी करनी है हमारी। बस आप ये बता दीजिए कि आप जैसा हुस्न कहाँ से हाथ लग गया इसके, मेरा मतलब है कहाँ से खरीद कर लाया है वो तुम्हें। हमें भी इस जगह का पता दे दो, ये हुस्न तो हमें भी मिलना चाहिए ना। और अगर पता नहीं दे सकती तो हमें भी खुश कर दो। बस के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला था, जबकि दिलम ने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ इसके मुंह पर दे मारा था। जबकि दूसरा आदमी इसके हाथ की पट्टी देखता तेजी से इसके बाल पकड़ कर खींच चुका था। तेरी ये हिम्मत, तूने हाथ उठाया, 2 टके की बिकाऊ औरत, कितनी कीमत दी है सबरक ने तुझे। अरे इसे डबल देंगे हमें। खुश होकर वो इसके बालों को मजबूती से पकड़े अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला, जबकि दिलम चीखी थी और ये चीख रही है। चल इसे कमरे में लेकर चलते हैं, वहीं पर बात करेंगे। और मजे भी मोहल्ला है, अगर कोई इधर आ निकला तो फंस जाएंगे हम लोग। वो इसके बालों को मजबूती से पकड़ता है, इसके मुंह पर अपना हाथ जमा चुका था ताकि आवाज ना निकले। जबकि वो तीनों से घसीटते हुए सामने बैठक वाले कमरे की तरफ लेकर जा रहे थे, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। अब मुंह आजाद होते ही वो चीखी थी, जबकि वो आदमी इसे कमर में धकेलते हुए इसका दुपट्टा जोर से खींच चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो पलट कर देखती, इस आदमी के मुंह पर किसी ने अपना हाथ दबाते हुए इसका सर पूरी शिद्दत से जमीन पर मारा था। जमीन से लगते ही जैसे इसका सर चटक कर टुकड़ों में बटा था। कम से कम दिलम को तो ऐसा ही महसूस हुआ था। जबकि वो दूसरा आदमी जो अभी दिलम की तरफ बढ़ने ही वाला था, इसके सर के पीछे के बालों को पूरी शिद्दत से खींचते हुए अब्रक ने इसे बाहर की तरफ धक्का दिया था। इसके बाल अब्रक के हाथ में आ चुके थे, जबकि वो दहशत की बारिश पर इन पर बरस रहा था। वो इतनी बेदर्दी से इन्हें मार रहा था कि दिलम को लगा कि वो खड़े खड़े बेहोश हो जाएंगे। इन तीनों को जमीन पर लटाकर वो साइड पर लगे पानी के लोहे के पाइप को उतारता पूरी ताकत से इन पर लोहे के पैर पूरी शिद्दत से इन पर लोहे के पैर परसाने लगा था। एक आदमी बुरी तरह से तड़पते हुए अब्रक के पैर पकड़ रहा था। जब इसके चेहरे पर हाथ रखते इसने नजर पलट कर दिलम को देखा, जो दुपट्टे के बगैर अपने तमाम तरह हवास बाख्ता सूरत लिए करीब बैठी से देख रही थी। इसकी आंखों में जैसे आग से उतरने लगी। वो अपनी औरत का चेहरा किसी को ना देखने देता। इस तरह अगर किसी की नजर इस पर जाती तो वो दुनिया तबाह कर देता। एक हाथ बढ़ाते हुए इसने कमरे के दोनों दरवाजों को आपस में जोड़ते हुए कमरे को बंद कर दिया था, जबकि दिलम ने तेजी से कदम बढ़ाते हुए दरवाजे पर हाथ रखा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। जबकि इन आदमी के रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी। वो इन्हें मारे जा रहा था, ना थक रहा था, इसका ना गुस्सा कम हो रहा था। फर्श पर खून बिखरा हुआ था। खिड़की से झांकने की कोशिश नाकाम हुई, क्योंकि बौखलाहट में इसे खिड़की खुल ही नहीं रही थी। इसने खिड़की के नीचे से नजर आती थोड़ी सी जगह से बाहर देखने की कोशिश की, तो इसे सिर्फ फर्श के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आया था, और फर्श पूरी तरह से सुरख था। बाहर से अब्रक के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और इन आदमियों के चीखने की। वो बुरी तरह से कांपती वहीं दीवार के साथ बैठती चली गई थी। ये क्या हुआ था, इसे समझ नहीं आया था। इसका दिल खौफ के मारे बुरी तरह से थरथरा रहा था। डर के मारे इसे अपने पैरों से जान निकलती हुई महसूस हुई, तो वहीं जमीन के साथ बैठती चली गई थी। अब्रक का ये रूप शायद ही वो कभी अपने ख्वाबों में भी सोच सकती थी। इसका गुस्सा, इसकी दहशत हर चीज पर हावी थी। इसे जैसे बाकी लोगों की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। इसके कानों में सिर्फ अब्रक के अल्फाज गूंज रहे थे, मेरी औरत पर हाथ डाला तूने, अब्रक शाह की औरत पर हाथ डाला। वो बार बार ही एक ही बात कहता। पूरी शिद्दत से पाइप इन पर बरसा रहा था। हवा में पाइप लहराने से उठती अजीब सी ससराहट इसकी हड्डियां जमा रही थी। इसका बदन बुरी तरह से कांप रहा था। कांपते कांपते इस पर अजीब सी कैफियत तारी हो चुकी थी। इसे अपने सामने कुछ भी नजर आना बंद हो गया और वहीं जमीन पर गठरी बनकर गिरती हुई होशो हवा से बेगाना हो चुकी थी। बाहर की आवाजें, चीखें, खौफ, सरसरियत, हर चीज खत्म हो गई थी। आंखें बंद किए जैसे दुनिया माफिया से गालफ हो चुकी थी। लेकिन बाहर का मंजर अब भी न बदला था, सब कुछ वैसा ही था। शायद अब्रक शाह का जुनून आसानी से खत्म नहीं हो सकता था।
वो बुरी तरह से इन्हें मारे जा रहा था। ना तो वो थक रहा था, ना इसका गुस्सा कम हो रहा था और ना ही ये वहशत कम हो रही थी। जो इस सोच के साथ वो महसूस कर रहा था कि अगर वो इस वक्त घर पर ना होता तो यहाँ इसकी बीवी के साथ क्या हो सकता था। इस वक्त इसे किसी चीज़ का होश नहीं था। वो नहीं सोचना चाहता था सामने जो लोग हैं इनकी बीवी बच्चे हो सकते हैं, माँ बहनें हो सकती हैं, लेकिन जिसकी बीवी, जिसकी बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, माँ हो, वो किसी दूसरे की बहन बेटी पर नजर कैसे उठा सकता है। और अगर वो नजर उठा सकता है तो अब रक्षा को इस नजर को जड़ से उखाड़ने का हक है। इसने सीधे होते हुए इन तीनों को देखा था जिनके जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां पर सुर्ख रंग ना हो। इसकी वहशत में कोई कमी नहीं आई थी। अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को मसलते हुए इसने अपने हाथ में मौजूद पाइप को देखा था जो अपनी असल हालत खो चुका था। एक हाथ वाली जगह से वो सीधा था, बाकी हालत इसकी कागज जैसी थी, जैसे मिट्टी में पूरी तरह से दबोच कर निकाला जाता है। इसने गहरी सांस लेते हुए जमीन की तरफ देखा था जहां वो तीनों बेसुध पड़े थे। पीछे की तरफ जमीन पर बैठते हुए इसने गहरी सांस लेने की कोशिश की थी, लेकिन सांस में सुकून कहीं महसूस न हुआ। कैसे महसूस होता है, आदमियों की नजर इसकी बीवी पर थी और वह नजर गंदी थी। अगर वो यहाँ ना होता तो यहाँ क्या हो सकता था। वो इससे आगे सोचना ही नहीं चाहता था क्योंकि इसका गुस्सा, इसकी दहशत इसे कुछ सोचने ही नहीं दे रही थी। वो फिर से उठा था। अजीब दीवानू जैसा आलम था। वो बुरी तरह इन्हें पीटने लगा। किसी के मुंह से अब भी चीखों की आवाज निकल रही थी, जैसे हड्डियां भी चीख रही हैं। वो किसी वक्त खाने का इरादा नहीं रखता था। जबकि एक आदमी इसे बिल्कुल बेजान महसूस हुआ था। इसके सीने पर अपना पैर रखते हुए इसने आहिस्ता से पाइप को इसके सीने पर टकराया था। वो समझ चुका था कि वो मर चुका है, लेकिन जिंदा रहने का हक तो बाकियों को भी नहीं था। इसने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा था जहां पर कोई हरकत महसूस नहीं हुई थी। वो डर गई थी, शायद पीछे हट गई थी। अच्छा था, बहुत अच्छा था। इसने पीछे हटते हुए अपने मोबाइल निकालते किसी को फोन किया था। बाबा जान, इसने मेरी औरत पर गंदी नजर डाली थी। मैंने इसे कत्ल कर दिया। मेरी औरत को मैली नजर से देखा था इसने। इसे जीने का हक नहीं था। मेरी औरत पर उठती हर निगाह को मैं चीर कर रख सकता हूँ, लेकिन अपनी बीवी पर, अपनी औरत पर किसी की नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसने मेरी बीवी पर बुरी नजर डाली थी। मैं तो अच्छी नजर रखने वाले के भी चित्रे उड़ा दूं। इसने कैसे अब रक्षा की बीवी पर बुरी नजर डाली। बाबा, मैंने मार दिया, एक को मार दिया, बाकी दोनों भी मेरे हाथों मरेंगे। इनका क्या करना है आप बेहतर जानते हैं। इसकी सरगोशी आवाज में भी जैसे एक वैसे सी छलक रही थी। फोन बंद करते हुए इसने अपनी जेब में डाला था और फिर निगाहें इन दोनों आदमियों पर डाली जो हल्की हल्की सांसें ले रहे थे। मैं इनसे सांसें लेने का हक छीन लेना चाहता था और वो हक रखता था इनसे सांसें छीनने का, क्योंकि इन लोगों ने अब्रा की बीवी पर गंदी नजर डाली थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो सच कह रहा है ना अरहान, इस कमीने ने मेरे नाम पर चोरी की, वो भी मामू के घर से बिल्ली। वो फोन कान से लगाए बेहद शौक की कैफियत में इससे पूछ रहा था, जबकि अरहान ने इसे पूरी कहानी सुनाने के बाद ये भी बता गया था कि इसने पूरी कोशिश की थी इल्जाम इस पर लगने की, लेकिन मामू ने इसे पहचान लिया था। हाँ ना, और मैं तुझे क्या बता रहा हूँ, वो कमीना आदमी मुझे तो अच्छा खासा शरीफ लगता था। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि वो इस तरह का कोई काम भी कर सकता है, लेकिन नहीं, शराफत के नाम पर पता नहीं क्या क्या करता फिर रहा है। खैर फिक्र ना कर, तेरे खिलाफ जो भी करेगा इसकी खबर मैं तुझे पहुंचा दूंगा। तू बता, हुडे के बारे में कुछ पता चला। वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में पूछने लगा था। नहीं, कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन हॉस्टल से पता चला कि वहाँ हॉस्टल में हुडे की एक दोस्त बनी थी और शायद इसका हॉस्टल से राब्ता है। तो मिला है इसकी दोस्त से? अरहान ने उम्मीद की किरण देकर पूछा था। नहीं, मैंने अपने कुछ लोग हॉस्टल में भेजे हैं। वहां से पता चला कि हुडे हॉस्टल आई थी और वहां पर इसने अपनी रूममेट से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया था। दोनों की मुलाकात भी हुई थी। आपस में क्या बात हुई ये तो मैं आज जाऊंगा तो पता चलेगा। हाँ प्लीज दिलको, तू जा और पता कर। अगर हुडे इस लड़की के साथ मिली है, दोनों में आपस में बात हुई है और वो हुडे के बारे में कुछ भी जानती है तो हमें इन्फॉर्म करे। हाँ तो फिक्र मत कर। मुझे लगता है हुडे अस्पताल से निकल कर सीधी हॉस्टल ही वहां पर गई थी। मैं कल सुबह होते ही वहां जाऊंगा। मेरा आज ही जाने का इरादा था, लेकिन पता चला कि वो लड़की अपने घर गई हुई है। और कुछ जराये के मुताबिक मुझे पता चला कि इस लड़की ने हुडे को शायद अपने घर पर रखा हुआ है और आजकल वो हॉस्टल में सिर्फ अपने पेपर्स देने के लिए रह रही है, क्योंकि कॉलेज में एग्जाम चल रहे हैं। तो फिक्र मत कर, मुझे जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं तुझे मजीद बताऊंगा। इसने वॉशरूम से निकलती दानिर को देखते हुए कॉल बंद की थी। सिल्क के ब्लू पाँव तक छूटी हुई नाइटी में वो इस वक्त बेहद प्यारी लग रही थी। अपने बालों को टॉवल में लिपटे इसने आगे की तरफ अजीब से अंदाज में बांधा हुआ था। नाइटी से नजर आता इसका नाजुक सा सिरापा दिलकर को पूरी तरह अपनी तरफ मुतवज्जो कर गया था। अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए वाइने में इसके पीछे आ रुका था। तुम्हें पता है खूबसूरती का दूसरा नाम क्या है? पीछे से झुकते हुए आहिस्ता से इसके गाल पर अपने लब रखते इसने नरमी से सवाल किया था। मुझे नहीं जानना, आप जरा फासले पर रहें। वो आहिस्ता से पीछे हटाते हुए अपने लाल होते गालों पर हाथ रखते जैसे हरारत महसूस कर रही थी। लेकिन उन्हें बताना है, खूबसूरती का दूसरा नाम दानिर है। मेरी मासूम सी मानो बिल्ली है। वो पीछे झुकते हुए इसके दूसरे गाल को भी चूम गया था। दुलकर नहीं करे ना। वो दूसरे गाल पर हाथ रखते हुए मासूमियत से बोली, अरे मैंने क्या किया है? ब्लश लगा रहा था तुम्हारे गालों पर। दिखाओ, इधर चेक कर दो, दिखाओ, इधर चेक करने दो, दोनों तरफ बराबर लगा है या नहीं। वह एक झटके में इसका रुख अपनी तरफ पलटता इसका चेहरा देखते हुए बड़ी नरमी से इसके लबों पर झुका था। इसका नरमी में लिपटा हुआ लम्स आहिस्ता आहिस्ता इसके होंठों को छूने लगा था, जबकि इसकी नरमी लिए आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत पकड़ता जा रहा था। वह इसके होंठों को चूमता कम काटने ज्यादा लगा था। इसके होंठ जैसे इसकी दांतों में बुरी तरह से उलझे तो इसने गर्दन में हाथ डालते हुए इसे खुद से दूर किया था, जबकि एक झटके में वो इसे अपने करीब कता बैल पर गिरा किया था। उफ दुलकर, आप इंसान नहीं जिन है। आपको पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसे खुद पर हावी होते देखकर वो
बौखलाकर बोली थी। लेकिन इसकी बौखलाहट को नजरअंदाज करता वो इसकी गर्दन को बेदर्दी से अपने लम से रोशनास करवाने लगा था। इसके होंठ दीवानगी की कोई अलग ही दास्तान लिख रहे थे। वो बेकरारी से इसके पोर को चुमता इसकी नाइट एक झटके से कंधे से नीचे सरका गया था, जबकि दूसरा कंधा भी बेलबास करते हुए इसके होंठों की बेबाक हरकतें हदूद से तजावज करने लगी थी। जबकि इसका बहकता दहकता लमस तानीर को बौखला कर रख गया था। इस पर फिर से कोई जिन सवार हो गया था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो इसकी बेताब शिद्दतों ने इसे अपने वजूद पर सही थी। वह सचमुच में जिन था। वह इसे बिल्कुल सही नाम दे चुकी थी। इसकी शिद्दतों में साथ देना तो इसके बस की बात नहीं थी। हाँ, लेकिन उसकी जिस आदतों पर बौखला जरूर जाती थी। जबकि वो नाइटी को इसके वजूद से अलग करता पीछे का सोफे की तरफ फेंकते हुए इसके वजूद में अपनी पनाहें तलाश करने लगा था। अपनी शर्ट उतारते हुए पूरी तरह इस पर झुका था, इसको अपने बेहद करीब करते हुए खुद को इसमें गुम करने लगा। जब अचानक ही दरवाजा खुलता कोई धड़ल्ले से अंदर दाखिल हुआ था। आई एम सॉरी सॉरी, वो दरवाजा खुला था तो मैं ऐसे ही अंदर आ गई। सॉरी अर्शिया जिस तेजी से अंदर आई थी इसी तेजी से बाहर भागी थी। जबकि दानी लबों पर हाथ रखे इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। दुलकर तेजी से इसके करीब से उठा ही था कि इसने पूरी शिद्दत से दुलकर का बाजू थमकर नफी में सर हिलाया था। नहीं दुलकर नहीं, प्लीज नहीं। वो इस वक्त जितने गुस्से में थे यकीनन इसने अर्शिया को जान से मार डाला था। वो कैसे इस तरह से इनके बेडरूम में आ सकती थी, बल्कि वो इस तरह से इनके घर में कैसे आ सकती थी। दरवाजा बंद था तो घर की चाबी इसके पास कैसे आई थी, वो यहाँ कैसे आई थी, वो भी रात के 10 बजे। बहुत सारे सवाल थे जो इससे पूछने थे, लेकिन अगर दुलकर इस वक्त वहां जाता तो वो लिहाज नहीं करेगा, ये वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। इसने आहिस्ता से आंखें खोली तो खुद को अपने बेड पर पाया था। साथ ही अबरक बैठा हुआ था। वो तेजी से सीधी होते हुए इसे देखने लगी। लेट जाओ, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर चेक करके गया है। ये ड्रिप लगाई है इसने इसके हाथ की तरफ इशारा किया था जहां ड्रिप लगी हुई थी। दूसरी तरफ नजर घुमाते हुए इसने अपने साथ रखी स्टैंड की तरफ देखा था। वो लोग कौन थे और हमारे घर पर क्यों आए थे? आपने इन्हें इतने बुरे तरीके से मारा, वो कहाँ गए? वो परेशानी से पूछने लगी थी। वो अंदाजा लगा चुकी थी कि ये कल का मंजर नहीं है बल्कि दिन तब्दील हो चुका है। वो पांच गुंडे थे, काफी बदतमीज लोग हैं, पहले भी मोहल्ले वालों से मार खा चुके हैं, लेकिन कल जो इनकी फेंटी हुई है ना, सारी जिंदगी याद रखेंगे। भगा दिए थे मैंने यहाँ से। शुक्र है मैं यहाँ कल पर घर पर था, अगर नहीं होता तो यकीनन इन लोगों की नीयत बहुत खराब थी। अल्लाह जो भी करता है बेहतर ही करता है, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया। ये कहकर इसके गाल पर अपने लब रखता बाहर निकल गया था। वो बिल्कुल नॉर्मल था, ना कोई गुस्सा ना कोई सख्ती। अबरक इनकी नीयत समझ चुका था। वो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी कि कल अबरक घर पर ही था, वरना वो लोग इसके साथ क्या करते। वो बाश गुंडे थे, यानी कि वो पहले भी इस तरह का काम कर चुके थे। वो फल्ला इसने गहरी सांस लेते हुए खुद को परसुकून करना चाहा था, लेकिन सुकून तो जैसे अब आना ही नहीं था। इसने एक नज़र हाथ पर मौजूद ड्रिप को देखा था जो आधे से ज़्यादा खत्म हो चुकी थी। बेड के सिरे से टेक लगाते हुए इसने गहरी सांस ली थी, जबकि अबरक अंदर दाखिल हुआ था। इसके पास आते हुए इसने आहिस्ता से ड्रिप बंद करते हुए सिरिंज इसके हाथ से निकाल ली थी। ठीक हो ना तुम? कल तुम बहुत डर गई थी, बेहोश हो गई थी। मैं भी बहुत डर गया था तुम्हारी हालत देखकर, लेकिन फिर डॉक्टर को बुलाया तो उसने बताया कि खौफ की वजह से तुम बेहोश हो गई हो। तुम्हें इतना तेज बुखार हो गया था, रात को सारी रात परेशान रहा, ये सोचकर कि ना जाने मेरी बीवी को क्या हो गया है। यार तुम बीमार मत हुआ करो। वह नरमी से इसकी सिरिंज वाली जगह पर अपने लब रखते हुए बोला तो दिलम हल्का सा मुस्कुराई थी। वो लोग दोबारा नहीं आएंगे। वो लोग जेल में हैं। ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है इस तरह से आज़ाद घूमने का, जो दूसरों की बहन बेटी पर नजर रखते हैं। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। नरमी से इसके चेहरे पर उंगलियां फेरते हुए खिचड़ी इसके सामने कर गया था। यकीनन इसने ही बनाई थी और डॉक्टर के कहे के मुताबिक ही बनाई थी। जबकि वो बिना कुछ भी बोले इसके हाथ से खिचड़ी खाने लगी थी। आपने खाना खाया? इसने देखते हुए पूछा तो अबरक ने नरमी से नफी में सर हिलाया था। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही खाने वाला था, लेकिन ये खिचड़ी नहीं, मैंने अपने लिए ऑमलेट बनाया है। वो फिर से चम्मच पड़ते हुए इसकी तरफ लेकर जाने लगा तो उसके हाथ से चम्मच निकालते इसके मुंह की तरफ ले गई थी, जिस पर अबरक ने मुंह बनाया। मुंह क्यों बना रहे हैं? अगर मैं खा सकती हूँ तो आप भी खा सकते हैं। अच्छी बनाई है, आप कितनी अच्छी बनाते हैं। वह प्यार से इसे खिलाने लगी तो इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुंह खोल लिया था। वो जानता था कि इस वक्त वो खौफजदा है और कुछ हद तक वो इससे भी खौफजदा है। आखिर कल जो इसने इन लोगों का खून बहाया था वो कोई आम सी बात तो थी नहीं। ये अलग बात थी कि इसने इस वक्त अबरक की वहशतनाक हालत देखी नहीं थी। अगर वो इस तरह देख लेती तो यकीनन दिलम बेहोश ना होती बल्कि जान से जाती। और अबरक चाहता भी नहीं था कि वो इसे इस रूप में देखे, और चाहिए था कि वो अपने हर रूप को इसे छुपा कर रखे। दिलम के लिए बस एक ही रूप था, मोहब्बत से भरपूर चाहने वाला शोहर, और इतना ही काफी था। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आवाज म्यूट की वह स्क्रीन पर चलते चेहरे को देख रहा था। वो बहुत प्यारी दिखती थी। बोलते हुए इसने जानबूझकर आवाज म्यूट की भी थी, क्योंकि बोलते हुए वो प्यारी तो बहुत लगती थी, लेकिन जो कुछ वो बोलती थी वो दिलरेज के खून खुलाने के लिए काफी था। अब इसे समझ में आ रहा था कि जुल्करनैन को इस लड़की से इतना मसला क्यों हो रहा था। वो लड़की इतनी तनकीद कर रही थी कि खुद दिलरेज को भी मसला होना शुरू हो गया था। आज से पहले हजारों न्यूज चैनल्स ने इसके खिलाफ लाखों तनकीदें कर रखी थी, लेकिन आज तक इतनी दिल पर लगने वाली बातें किसी ने नहीं की थी जितनी ये लड़की करती थी। ये लड़की बाकायदा इसे रोस्ट कर रही थी और फिर रोस्ट करके कह के लगाती, खूब मजे ले रही थी। वो बोलते हुए इतनी हंसी लगती थी कि इसके चेहरे से नजर हटाने का दिल ही नहीं करता था, लेकिन वो जो बोलती थी वो सुनने के लिए इंसान को कोमा में होना जरूरी था। शायद वही रिएक्ट ना कर सके इसकी इस तनकीन पर जो वो यहाँ कर रही थी। खैर वो इसकी आवाज़ की वैल्यूम
की वॉल्यूम खत्म किए पास इसका चेहरा देख रहा था। इसकी हसीन आंखें और बालों की कटिंग ड्रेस को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, जबकि लबों पर वो निगाहें ही नहीं डाल रहा था। जब भी निगाहें इसके लबों पर जाती गले में अजीब सी घुटन महसूस होने लगती। या अल्लाह, को इतना प्यारा कैसे हो सकता है कि अजीब सी तलब महसूस करते हुए इसने लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर दी थी, पीछे की तरफ टेक लगाई थी, फिर गहरा सांस लेते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा था। कितनी प्यारी लगती है हिलती जुलती, लेकिन इसकी बातें तो कानों से धुआं निकाल देती हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। वो बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। मैंने भी इसके साथ इतना बुरा कर दिया ना, गुस्सा तो आएगा ही से, लेकिन ये गुस्सा निकालने का तरीका थोड़ा सा खराब है। ये वीडियो बना बना कर अपलोड क्यों कर रही है? दिल में रखे दिल में नहीं रखती तो अपने रिश्तेदार बरादरी के सामने ये बातें कर दे। वो इंटरनेट पर मेरे खिलाफ इतनी पोस्टिंग कर रही है, चलो कर भी रही है तो ठीक है, इसने कमेंट सेक्शन क्यों ऑन कर रखा हुआ है? इसकी तो मैं फिर भी सुन लूंगा, लोगों की बातें कैसे बर्दाश्त करूंगा मैं? सर पर हाथ फेरते हुए पीछे की तरफ टेक लगाए हुए था। इसका इस लड़की से कोई वास्ता नहीं था और ना ही वह कोई वास्ता रखना चाहता था, लेकिन ये लड़की इसे पूरी तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुकी थी। ये मुझे क्या हो रहा है? शायद मैं कुछ ज़्यादा ही इसके बारे में सोच रहा हूँ। ये जुल्करनैन ने मुझे गलत काम पर लगा दिया है। मुझे ज़रूरत ही क्या थी इसके चैनल को ओपन करने की? अब इसका चैनल नहीं खोलना। मैं सुकून से लैपटॉप पर निगाहें डालता अपने अंदर अजीब सी बेकरारी महसूस कर रहा था। इसे देखने का दिल क्यों कर रहा था? वो लड़की बार बार इसकी आंखों के सामने क्यों आ रही थी? माना खूबसूरत थी, लेकिन इतनी भी खूबसूरत ना थी जितनी खूबसूरत लड़कियां इसके आगे पीछे पाई जाती थी। लड़कियां इससे बात करने के लिए, इसे छूने के लिए बेकरार रहती थी, लेकिन आज तक इसने कभी किसी को अहमियत नहीं दी थी और ना ही वो देने वाला था। ये लेकिन ये लड़की से अपनी तरफ तवज्जो करने में कामयाब हो रही थी, या शायद हो चुकी थी। ओहो रानैन, मेरा बच्चा, अब तो अपना मूड ठीक कर लो ना बेटा। अब तो तुम्हारे चैनल से स्ट्राइक्स भी हट चुकी हैं, अब तो कोई मसला नहीं है, तुम्हारा चैनल डिलीट भी नहीं होगा। दादू इसे देखते हुए बोले थे। समझ में नहीं आ रहा, इस आदमी ने खुद ही अपनी वीडियोस पर स्ट्राइक भेजी और पूरी खुद ही हटा ली, ये जानते हुए भी कि इसकी वीडियो मैंने सिर्फ इसके खिलाफ बातें की हुई हैं। वो आदमी व्यू और वो इन वीडियो से स्ट्राइक्स कैसे हटा सकता है? मतलब आप खुद सोचें कि वो जानता है इन वीडियो से इसकी पॉपुलैरिटी में फ़र्क पड़ सकता है। अगर वो वीडियो आसानी से डिलीट की जा सकती थी तो इसने इन वीडियो से स्ट्राइक हटाई क्यों? कल तक तो मैंने सोचा था जो वीडियोस इसने स्ट्राइक्स भेजी है मैं वो वीडियो मैं अपने चैनल से हटा देती हूँ, लेकिन इस पर जो रीच आई है वो बाकियों पर नहीं आने वाली। मैं जानती हूँ मेरा सारा कंटेंट ही इस आदमी के बारे में है। अगर मैंने इस आदमी से हटकर कोई कंटेंट बनाया तो लोगों को यही लगेगा कि मैं डर कर पीछे हट गई, लेकिन अगर इसकी वजह से मुझ पर कोई केस बन गया तो जो भी है तो सियासत ही ना, है तो सियासत में ही ना। आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? वो दादू को देखते हुए बोलती। 3 दिन से वो कोई वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई थी। जब से इसने स्ट्राइक्स हटाई थी इसका ध्यान इस चीज़ से हट ही नहीं रहा था कि इस आदमी ने अपने आप ही इसके चैनल से हर तरह की स्ट्राइक्स हटा दी हैं, और ये बात कोई मामूली बात नहीं थी। मुझे तो लगता है कि अब तुम्हें इस आदमी के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। तुम अपने कंटेंट बदल दो। मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा चैनल पर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें फॉलो करने वाले लोग अपने आप ही इस बात को समझ जाएंगे कि वो कंटेंट तुम्हारे लिए ठीक नहीं था, और फिर न्यू कंटेंट के बारे में जैसे तुम्हारे साथ देना हुआ इस देगा हो, जिसे नहीं देना हुआ वो नहीं देगा। बेटा, खुद पर कोई प्रॉब्लम लाने से बेहतर है कि इंसान वो काम ही छोड़ दे जो आपको किसी मसले का शिकार कर सकता है। दादू ने इसे समझाया था, जबकि आयशा ने जोरों शोर से हाँ में सर हिलाया था। आप ठीक कहते हैं दादू, मुझे साथ में वो वीडियो बनाना ही बंद कर देना चाहिए, बल्कि मैं आज से ही इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं अपने कंटेंट बदलूंगी। ऐसा करती हूँ फुल टाइम व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे भी आप कह रहे थे ना कि हम नारायण एरिया घूमने के लिए जाएंगे, वो इन्हें देखते हुए बोलते आयशा ने मुंह बिगाड़ा था। हाँ बिल्कुल, इसी महीने मेरी पेंशन आएगी और दूसरी तरफ से तुम्हारी पेमेंट आए तो हम दोनों घूमने के लिए जाएंगे। वैसे भी 7 साल हो गए हम सवात नहीं गए। दादू से खुश करने की खातिर कहने लगे तो वो भी खिल उठी थी, जबकि आयशा की शक्ल देखकर इसे बहुत मजा आ रहा था। आजकल वो अपनी यूनिवर्सिटी के कामों में बुरी तरह से मसरूफ थी, बल्कि मसरूफ क्या थे, वो तो 24 घंटे ही नोट्स पर सर झुकाए रखती थी। वो खुद भी इसकी बहुत मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आयशा का काम खत्म होने में ही नहीं आ रहा था। ऊपर से मैथ ने इसका बुरा हाल कर रखा था। जब रानी इसके साथ होती थी तब वो हर तरह की प्रॉब्लम से आसानी से डील कर सकती थी, लेकिन अब आयशा के लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। वो जो हर प्रॉब्लम से खुद ही लड़ लेती थी, आयशा को कभी आगे ही नहीं आने देती थी। इस वक्त आयशा इसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि आयशा का इसके बगैर गुजारा नहीं था। और ऊपर से अगले दिनों टेस्ट स्टार्ट हो रहे थे और वो कहीं जाने की बात कर रही थी। अगर तुम चली जाओगी तो मेरी हेल्प कौन करेगा? वैसे देखते हुए बोलती, हेल्प की बच्ची 2 रातों से तुम्हारे लिए जाकर नोट्स बना रही हूँ। फिक्र मत करो, मेरे जाने से पहले ही तुम्हारी एग्जाम्स की सारी तैयारी हो जाएगी। मेरे होते हुए टेंशन देने का। प्यार से इसके गाल खींचते हुए बोलता। आयशा ने गहरी सांस लेते हुए पिज्जे का बड़ा सा स्लाइस उठाया था, जबकि दादू मुस्कुराते हुए इन दोनों को देख रहे थे। शुक्र था इनकी पोती के दिमाग में थोड़ी सी तो अकल समाई थी। इन्हें यकीन था कि अब वो दिलरेज गर्देसी को बख्श देगी। दिलरेज ने इसके चैनल से स्ट्राइक हटाकर भोलापन का मुजाहिरा किया था। दादू को तो यह भी कहना था कि इसे थैंक यू का मेल कर देना चाहिए, लेकिन इस बात को रानी ने सिरे से कोई अहमियत ही नहीं दी थी, इसलिए दादू भी खामोश हो गए थे।
अब्रक बाहर से खाना लेने के लिए गया हुआ था। जाते हुए वो बाहर से ताला लगा कर गया था। जबकि दिलम ने बिस्तर से निकलते हुए आहिस्ता से बाहर कदम रखा तो सहन पूरी तरह से साफ था। कल यहाँ इस सहन पर खून ही खून बिखरा हुआ था। इसने बैठक के कमरे के बाहर जाकर इस जगह को देखा। क्या वो सोच रही थी या कल जो मंजर इसकी आंखों के सामने था वो सच था? ऐसे कैसे हो सकता था? ये फर्श इतना साफ कैसे हो सकता था? कल यहाँ पर खून ही खून था। कल इसे अपने शोहर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो पागल हो रहा था, जबकि बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल था। इन लोगों को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या वो इस हालत में थे कि वो पुलिस के साथ जा पाते? और ये फर्श किसने साफ किया? वो परेशानी से सोचते हुए बैठक के अंदर कदम रखने लगी थी। जब ध्यान टेबल पर इस एल्बम की तरफ गया था, इसने अपने दिमाग पर जोर देते हुए एल्बम की तरफ कदम बढ़ाते इसे संभालने के बारे में सोचा था। पता नहीं अबरक ने कब तक वापस आना है। इसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए अबरक का इंतजार करते वो एल्बम हाथ में लिए वहीं बैठ गई थी। एक दफा अपनी तस्वीरों पर नजर घुमाते हुए इसकी नजर मेहरुनिसा की तस्वीर पर गई थी। ये काफी पुरानी तस्वीर थी, शायद नहीं यकीनन कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जमाने की। वो मासूम सी लड़की मेहरुनिसा को खुद के साथ चिपकाए खड़ी थी। वो दोनों तस्वीर में हंस रही थी। यकीनन यहाँ पर इन दोनों में किसी की भी शादी नहीं हुई थी। मेहरुनिसा की तस्वीर देखते ही अंदर जैसे जलन सी उठी थी। अजीब सी नफरत ने इसे अपनी लपेट में ले लिया था। जबकि आगे बढ़ते हुए इसे अंदाजा हुआ था कि मेहरुनिसा एक दो तस्वीरों में नहीं तस्वीरों में इसके साथ नहीं थी, बल्कि बहुत सारी तस्वीरों में मेहरुनिसा अबरक की अम्मी के साथ थी। शायद नहीं यकीनन इन दोनों में कोई तल्लक था, और अगर तल्लक नहीं था भी तो खुदा सारी तस्वीरों में मेहरुनिसा अबरक की अम्मी के साथ थी। शायद नहीं यकीनन इन दोनों में कोई ना कोई तल्लक तो था, और अगर तल्लक नहीं भी था तो दोस्ती हद से ज्यादा गहरी थी। इतनी मोहब्बत से वो इस तस्वीर में एक दूसरे को गले लगाए हुए थी कि साफ लग रहा था कि वो दोनों इन दोनों में बेतहाशा मोहब्बत है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अबरक की अम्मी की इतनी क्लोज फ्रेंड हो और अबरक को इसके बारे में पता ही ना हो? इसने आगे बढ़ते हुए खुद से कहा था। जबकि आगे एक तस्वीर पर नजर पड़ी जहाँ अबरक के बाबा के साथ मेहरुनिसा खड़ी थी। इस तस्वीर में मेहरुनिसा की उम्र तकरीबन 35 से 36 साल लग रही थी, यानी कि मेहरुनिसा का तल्लक अबरक के बाबा के साथ भी था। अगर ऐसा भी था तो फिर अबरक भी मेहरुनिसा को कैसे नहीं जानता था? इसने परेशानी से सोचते हुए अगली तस्वीर पलटी तो जैसे सब कुछ इसकी आंखों के सामने घूम गया था। वो 13-14 साल का लड़का मेहरुनिसा को अपने साथ लगाए खड़ा था। वो यकीन से कह सकती थी कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अबरक खुद है। लेकिन अबरक ने तो कहा था कि वो किसी मेहरुनिसा को नहीं जानता। इसने परेशानी से सोचा था, अगर अबरक मेहरुनिसा को नहीं जानता तो फिर इस तस्वीर में वो इसके साथ इतने इतने करीब कैसे था? इसने परेशानी से अगला फोटो देखा तो उठ कर खड़ी हुई थी, क्योंकि तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि दिलरेज था। मेहरुनिसा, दिलरेज और अबरक वो एक ही तस्वीर में खड़े थे। हाँ, वो नहीं भूल सकती थी ये चेहरा। इसने बचपन से देखा था। वो कैसे अपने भाई को ना पहचानती? लेकिन इसके कपड़ों से तो नहीं लग रहा था कि वो दिलरेज है, क्योंकि दिलरेज इतने सस्ते कपड़े बचपन से कभी भी नहीं पहनता आया था। इसकी ड्रेसिंग स्टाइल सबसे अलग और सबसे खास होता था। वो आम सा कपड़ा अपने जिस्म पर बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। इसने गौर किया कि तस्वीर में पहने गए दिलरेज के जूते भी काफ़ी थर्ड क्लास और सस्ते लग रहे हैं। बाबा और मेहरुनिसा का डिवोर्स तब हुआ था जब दिलरेज भाई 12 साल के थे, और कुलसुम बीबी बता रही थी कि 12 साल की उम्र में दिलरेज भाई बहुत छोटे से लगते थे। दुलकर भाई के जाने के बाद इनका कद बड़ा था, और मेहरुनिसा के पास तो दुलकर भाई थी, यानी कि ये दुलकर भाई हैं, दिलेश भाई नहीं। वो परेशानी से तस्वीरें उलटने लगी थी। दिमाग में कत्तियां बनती जा रही थी। ये सब क्या था? इसे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ तो ऐसा था जो इसे परेशान कर रहा था। हर तस्वीर के साथ सवालों की फहरिस्त में इजाफा होता जा रहा था। क्या हुआ मरियम को? वो तीसरी यूनिवर्सिटी के मेडिकल रूम में दाखिल हुआ था, जहाँ मरियम बेहोश पड़ी थी और मेहरुनिसा इसके पास खड़ी थी। क्या हुआ है खुद ही देख लीजिए माहिर भाई, हालत देखें इसकी। आप जानते हैं ये खून खराबे से कितना डरती है। आपने वहाँ नीचे इतना खून खराबा कि इस वजह से इसकी हालत खराब हो गई है, बेहोश हो गई है बेचारी। डर के मारे बेहोशी में कांप रही है। मेहरुनिसा परेशानी से इसके सर पर हाथ रखते हुए बोली थी, जबकि माहिर आहिस्ता से इसका हाथ थाम किया था। मरियम, मरियम मेरी जान, आंखें खोलो। वो नरमी से इसके पास बैठा इसके गाल तपतपाने लगा था। वो ठीक हो जाएगी, प्लीज आप परेशान मत हो। आप इसे घर ले जाएं। वैसे हुआ क्या था वहाँ बाहर? आप जबरान के साथ क्यों लड़ रहे थे? इसे देखते हुए कहने लगी तो माहिर ने नफी में सर हिलाया था। कुछ नहीं, मुझे मरियम ने बताया था कि 2-3 दिन पहले कि मरियम के रास्ते में आ गया था। आज जब मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, इसने दूसरी दफ़ा मरियम का रास्ता रोका। अपने खानदान की इज्जत पर मैं बात बर्दाश्त नहीं कर सकता मेहरुनिसा। तुम भी शायद इसके साथ ही खड़ी थी। वो मरियम को देखते हुए इसे जवाब देने लगा तो मेहरुनिसा ने गहरी सांस ली थी। माहिर भाई, खुदा के लिए रिएक्ट करने से पहले एक दफ़ा जान तो लिया करें कि आखिर मुद्दा क्या है। जबरान करतेसी मेरे रास्ते में आया था, मरियम के रास्ते में नहीं। मेरा मतलब है इसे मुझसे बात करनी थी। इसे मरियम का रास्ता कभी भी नहीं रोका, और न ही वो मरियम को ठीक से जानता है। प्लीज़ आप ज़्यादा ना सोचा करें। खैर, अब मरियम को घर ले जाए, मैं भी निकलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। वैसे भी आप लोगों ने यहाँ इतना तमाशा लगा दिया कि क्लासेस तो आज होंगी रही, तो घर ही चली जाती हूँ। बेकार में यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। मरियम का ख्याल रखिएगा, और जब तक ठीक ना हो जाए तब तक प्लीज़ इसे यूनिवर्सिटी भेजने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मैं कल इसे देखने के लिए आपकी घर आऊँ। अल्लाह हाफिज़। वो कहते हुए मेडिकल रूम से बाहर निकली तो दूर ही से कुछ फासले पर जबरान का तेजी खड़ा नजर आया था। वो तेजी से कदम इसकी जानिब भरा गई थी। मेरी बातें चल रही थी माहिर शाह के साथ। अब समझ में आया कि मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि जिस दुश्मनी का जिक्र तुम कर रही थी, वो दुश्मनी मेरे और तुम्हारे खानदान में नहीं, हाँ लेकिन माहिर और मेरे खानदान में ज़रूर है। अगर मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करके तुम्हें
अगर मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करके तुम इस माहिर के बारे में सोच रही हो तो यकीन करो, इसे कत्ल करते हुए मुझे अफसोस नहीं होगा। जबरान का लहजा बदला था। इसने गुस्से से जबरान को देखा था। पता है जबरान, तुम्हारी सोच भी तुम्हारे खानदान जैसी है। जहाँ एक लड़का और लड़की को खड़ा देख लो, वहीं पर तुम्हारी गंदी जहानत शुरू हो जाती है। मेरे लिए माहिर शाह मेरे भाई जैसा है। मेरी सबसे प्यारी सहेली का होने वाला शोहर है। वो मेरे लिए वो अहमियत रखता है क्योंकि हर वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं क्योंकि हर मुश्किल वक्त में इसने मेरा साथ दिया है। हाँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारी बात करूँ तो तुम सच में मेरे नसीब में कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम सिर्फ मोहब्बत का दावा करते हो। कभी मोहब्बत में इज्जत देना तुमने सीखा ही नहीं। तुमने मेरे बारे में इतनी घटिया बात सोचकर मेरे मुंह पर कह दी। हालांकि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो तुम ये सोचते हुए भी डूब मरते। पहले ना सही, हाँ, लेकिन आज अभी मैं तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा रही हूँ क्योंकि तुम जैसी जहानत का इंसान कभी मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना सकता। तुम्हारी बेतहाशा मोहब्बत तो ये बार बार आकर इजहार करना मेरे दिल में तुम्हारे लिए नरम एहसास पैदा कर रहा था। लेकिन खुदा का शुक्र है कि तुम्हारा असल चेहरा पहले ही मेरे सामने आ गया। पहले ना सही, लेकिन अब मैं तुमसे तुम्हारी मोहब्बत से हमेशा के लिए बर्खास्त होती हूँ। खुदा का शुक्र है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नरम जज्बात पैदा होने से पहले ही ये सिलसिला खुदा ने रोक दिया था। एक बात याद रखना, जो इंसान इस औरत की इज्जत नहीं कर सकता जिससे वो मोहब्बत का दावा करता है, तो वो किसी की इज्जत नहीं कर सकता। आज के बाद मेरे रास्ते में कभी मत आना क्योंकि अब तुम्हारे लिए मेरे मुंह से कभी इकरार नहीं होगा। वो गुस्से से कहती यूनिवर्सिटी के बड़े से दरवाजे से बाहर निकल गई थी। जबकि जबरान गुस्से से जाते हुए देखता रहा। दोबारा मेडिकल रूम की तरफ मुतवज्जो हुआ था जहाँ हल्के से जख्मों के साथ माहिर मरियम को अपनी बाहों में उठाए बाहर निकला था। मरियम अब तक होश हवास से बेगाना थी, वरना इस वक्त माहिर की बाहों में बेहोश हो चुकी होती। ये लड़की कौन है जो माहिर के साथ है? इसकी कोई बहन वगैरह इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। इसने मरियम को पहचान लिया था, लेकिन फिर भी अपने साथ खड़े आदमी से सवाल करने लगा। ये मंगेतर है माहिर की, बचपन से मोहब्बत करता है इससे, लेकिन बेचारी बीमार है, दिल की कमजोर है। इसका दिल कमजोर है, किसी तरह के शोर शराबा बर्दाश्त नहीं होता। देखो ना, अभी यूनिवर्सिटी में खुद निगाह देखो ना अभी यूनिवर्सिटी में खुद अपनी निगाहों से इसके बाद इसकी क्या हालत हो गई है। इस लड़की ने तफसील से जवाब दिया तो जबरान का तेजी के लोगों पर बड़ी शातराना मुस्कुराहट उभरी थी। उफ, कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। देखिए, इस एल्बम में कितनी सारी तस्वीरें निकली हैं। आप तो कह रहे थे कि आप महरुनिसा को नहीं जानते, और ये पिक्चर आपके साथ महरुनिसा की है। वह जैसे ही अंदर कमरे में दाखिल हुआ, बेड पर सारी तस्वीरें फिलाई से सवाल करने लगी थी। अरे यार, कौन है ये महरुनिसा? आज दिखा ही दो मुझे। वो खाना पर रखते हुए मुस्कुराता इसके पास आकर बैठा था। ओह, ये आंटी, ये तो मामा की फ्रेंड थी। ये महरुनिसा है, मैं हरगिज़ नहीं जानता। वो सारी तस्वीरें एक तरफ एल्बम में रखता उठकर बाहर निकल गया था। 2 मिनट में खाने के लिए प्लेट्स लेकर आता। वो टेबल पर खाना लगा कर आया था, जबकि दिलम को समझ में नहीं आया था कि वो इस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता या फिर वो सच में महरुनिसा को नहीं जानता। इस एल्बम में मेरे भाई की भी तस्वीरें हैं। अब्रक, आपको याद है मैं अपने भाई दुलकर को ढूंढने के लिए कराची जा रही थी। मेरे इस भाई की तस्वीरें इस एल्बम में हैं। देखिए, मैंने देखी हैं। वो एक दफ़ा फिर से एल्बम खोने लगा तो अब्रक ने इसका हाथ थाम कर इसे सोफे पर बिठाया था। दिलम, मेरी जान, मेरी चिड़िया, अगर मैं तुम्हारी अम्मी को नहीं जानता तो तुम्हारे भाई को कैसे जानता होगा? यकीन करो, इस एल्बम में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसकी मुझे पहचान हो। आप याद करने की कोशिश करें ना अब्रक, आप इसमें कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना हैं, इतने बड़े हैं। वो मासूमी से इसकी तरफ देखते हुए बोली थी। एक उम्मीद की छोटी सी किरण नजर आ रही थी कि शायद इसके भाई के बारे में कुछ पता चल जाए, लेकिन अब्रक तो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा था। दिलम, मेरी जान, मेरे पापा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और यकीन करो ये तस्वीरें तब की ही हैं। मेरे ख्याल में ये औरत जिसका तुम जिक्र कर रही हो ये इसी यूनिवर्सिटी में टीचर थी, लेकिन मेरे पापा का कराची यूनिवर्सिटी से लाहौर ट्रांसफर हो गया था, तो हम हमेशा के लिए यहाँ आ गए, और अब तकरीबन 14 साल से यही हमारा ठिकाना है। यही मेरे बाबा का घर है जिसमें इस वक्त हम रह रहे हैं। कराची में क्या क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं अपनी ज़िंदगी की परेशानी में इतना उलझा हुआ था कि मुझे कभी पीछे देखने का वक्त ही नहीं मिला। मुझे नहीं याद ये लोग कौन है, कहाँ है, मुझे कुछ भी नहीं पता। वह नरमी से वाला बना था, इसके लबों के पास ले गया तो जैसे हारते हुए इसने अपने लब खोल दिए थे। मेरी प्यारी सी चिड़िया, खाना खा लो, फिर हम गोलगप्पे खाने चलेंगे। वो नरमी से इसके होंठों को चूमते हुए खुद अपने हाथों से इसे खाना खिलाने लगा था। अब लोग प्लीज़ अब्रक, प्लीज़ एक दफ़ा वो एल्बम देख तो लें, हो सकता है आपको याद आ जाए। इसने बेहद प्यार से कहा तो इसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। तो जब भी प्यार से इसे पुकारती थी आधा नाम लेती थी तब इसका आधा नाम लेती थी। इसके मुंह से कितना प्यारा लगता था इसका अब्बर कहना। खाना खा लो, फिर देखते हैं एल्बम, फिर गोलगप्पे खाने चलते हैं। ओके, और प्यार से इसका गाल चूमता इसे फिर खाना खिलाने लगा था। छोटे छोटे निवाले चपके तो उसके हाथ में पानी का गिलास पकड़े हुए था कि कहीं निवाला फंस ना जाए। तो जब तक निवाला गले से ना उतर जाता वो इसे देखता रहता था। इसके छोटे छोटे मूवमेंट पर नजर जमाए वो बिल्कुल कोई दीवाना लगता था। इसकी हरकतें दिलम को शर्माने पर मजबूर करती थी। कोई किसी की इतनी फिक्र कैसे कर सकता है, कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? दिल सवाल कर रहा था, लेकिन फिर ख्याल आया कि मोहब्बत डालने वाली तो वो ज़ात थी जो
वो जिसके दिल में जितनी मोहब्बत चाहे डाल दे। और वो जानती थी इस मोहब्बत करने वाली ज़ात ने इस शख्स के दिल में इसके लिए बेपनाह चाहतों का समुंदर डाल दिया था। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अचानक इसकी गालों पर अपने लब रखती चेहरा झुका गई थी। इसकी हरकत इतनी बेसाख्ता थी कि अबरक हैरत से इसे देखने लगा था, जबकि इसके यूं देखने पर वो उसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई थी। मेरी बेखबरी का फ़ायदा उठाया गया है, मुझे ये लम्स एक दफ़ा फिर से होशो हवास में चाहिए। वो हल्की सी शरारत के साथ कहता, इसे अपने सीने से बाहर निकालता, अपने गाल दोबारा इसके सामने रख किया था। इस तरह के लम्स बेखबरी में ही मिल सकते हैं। वह शर्माते हुए दोबारा इसके सीने में छुपी तो वह कहकर लगाकर हंसा था, मेरी मासूम सी चिड़िया, तुम मेरी ज़िंदगी हो। और इसका चेहरा अपने सीने से निकालता पूरी शिद्दत से इसके लबों पर बोसा देने लगा। इसके छोटे छोटे बोसों पर वो अच्छी हंसी शर्मिंदा होती, खुद को इसमें छुपाए हुए जा रही थी, जबकि अबरक की शरारतें बढ़ती चली जा रही थी। वो इसका बाजू सख्ती से अपने बाजू में जकड़े हुए था, जबकि वो सिर्फ इसे घूर रहा था। फिर एक झटके से अपना बाजू चलाता हुआ तेजी से कमरे से बाहर निकला था, जबकि दानी जल्दी से अपना लिबास दुरुस्त कर दी कमरे से बाहर आने लगी थी। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकलती, वो तेजी से बाहर की तरफ निकला था। सामने सोफे के बिल्कुल साथ ही अर्शिया खड़ी थी। इसे तेजी से अपने तरफ आते देखकर अर्शिया भी तेजी से इसकी तरफ बढ़ी थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कहती, दिलकर ने बिना सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा था। इसका थप्पड़ इतना जोरदार था कि अगले ही लम्हे इसकी थप्पड़ की आवाज़ ना सिर्फ पूरे घर में गूंजी थी, बल्कि वो खुद को ना संभाल पाते हुए सोफे में डस गई थी। इसका होंठ फटते हुए खून की एक लंबी सी लकीर इसके मुंह से फूटी थी। तुलकर में शर्म हया नाम की कोई चीज़ है बेहया लड़की? तुम्हें किसने इजाज़त दी मेरे बेडरूम में आने की? बल्कि ये बताओ कि तुम्हें किसने इजाज़त दी मेरे घर में दाखिल होने की? ये दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो यहाँ पर कैसे आई तुम? वो गुस्से से पागल हो रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि इस लड़की की जान निकाल दे, जो कि इसकी प्राइवेट मूवमेंट में आकर दखलंदाजी कर गई थी। वो तो अपने बाहों में दानिर की सिस्कियों को इजाज़त नहीं देता था डिस्टर्ब करने की, तो वो किसी दूसरी औरत को कैसे अपनी और उसकी बीवी के बीच में आने देता? मैंने वो दानिर से मिलने तुम दानिश से मिलने आधी रात को यहाँ आओगी। रात के 10:30 बज रहे हैं। किसकी इजाज़त से यहाँ आई हो? मेरा घर क्या तुम्हारे बाप की जागीर है? जब दिल चाहेगा तुम उठाकर यहाँ आ जाओगी और कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। किसने कहा था तुम्हें यहाँ आने के लिए? किसने इनवाइट किया था तुम्हें आधी रात को मेरे घर पर आओ? दुलकर प्लीज़, वो गलती से हमारे कमरे में आई थी। दुलकर प्लीज़, आप क्या कर रहे हैं? वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ता अपना हाथ इसके बालों की तरफ बढ़ा ही रहा था, जब दानी ने तेज़ी से आकर इसका हाथ थाम लिया था। क्या प्लीज़ बोलो, अपनी बहन की सफाई दोगी तुम? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? कल की अंधी हो तुम? ये लड़की कितने दिनों से मुझे सेड्यूस कर रही है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? इस घर के अंदर इस लड़की ने मुझे पीछे से टाइट हग किया था। मुझे लगा मेरी बीवी मुझे छू रही है, लेकिन ये लड़की मेरे पीछे खड़ी थी। तुम जानती हो इसने मुझे कहाँ टच किया था? वो गुस्से से गुर्राया था, जबकि वो अर्शिया को देखती 2 कदम पीछे हटी थी। इस वक्त दुलकर इतने गुस्से में था कि इसका बस नहीं चल रहा था इस लड़की के साथ साथ अपनी अंधी गूंगी बहरी बीवी को भी जान से मार डाले, जिसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कभी ये आकर मेरा हाथ थाम लेती है, कभी मेरे साथ चिपक कर आकर बैठ जाती है। अब जब तक ये मेरी गोद में नहीं बैठेगी, तब तक क्या तुम्हें नजर नहीं आएगा कि ये लड़की मुझे सेड्यूस कर रही है? अरे औरत की छठी हंसी इतनी तेज होती है कि अपने शोहर पर उठने वाली अच्छी बुरी हर निगाह की पहचान रखती है। लेकिन तुम तो बेवकूफ़ी के आखिरी लेवल पर हो दानी, जो तुम्हें कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा। पिछले 1 हफ्ते से कोई मुझे फ़ोन पर मसलसल तंग कर रहा है, मसलसल मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। 5 नंबर ब्लॉक कर चुका हूँ मैं इसके, लेकिन फिर भी मुझे मैसेजेस आना बंद नहीं हुए। मुझे लगा शायद कोई आम सी लड़की है जो मुझे तंग कर रही है। हो सकता है किसी लड़की के हाथों गलती से मेरा नंबर चला गया हो, या शायद यह किसी दुश्मन की चालबाजी हो, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन नहीं, ये तुम्हारी बहन थी। जानती हो किस तरह की तस्वीरें इसने मुझे भेजी हैं? वो जैसे अर्शिया की वहाँ मौजूदगी नजरअंदाज कर गया था। अब अपने मोबाइल को इसके सामने करते हुए वो इसके बेहोश उड़ा चुका था, जिसमें अर्शिया हद पार कर चुकी थी। इसके सामने जो तस्वीरें थी वो देखने के काबिल नहीं थी। इसने बेयकीनी से अर्शिया की तरफ देखा था। स्क्रीन पर नजर आता इसका दोदिया बदन आधे से ज्यादा पर्दों की कैद से आजाद था। वो बेयकीनी से तस्वीरें देख रही थी, जबकि इसकी गर्दन पर नजर आने वाला तिल बहुत कुछ बयान कर रहा था। इसकी शक्ल की कोई तस्वीर नहीं थी, लेकिन सिरापा पूरा नुमाइश बना हुआ था। ये झूठ बोल रहा है दानिर, मैंने इसे कोई तस्वीरें सेंड नहीं की। मैं क्यों अपनी तस्वीरें सेंड करूँगी? और ये कैसे कह सकते मेरी तस्वीरें हैं? इनमें तो कोई शक्ल ही नजर नहीं आ रही। अर्शिया तेजी से आगे आते हुए इसे कहने लगी थी, और तुम्हें कैसे पता कि इसमें कोई शक्ल नजर नहीं आ रही? मैंने तो तुम्हें कोई तस्वीर दिखाई नहीं, और मैंने ये भी नहीं कहा कि तुमने बगैर शक्ल की मुझे तस्वीरें भेजी हैं। वो अचानक ही सीधा होता इसे बोला तो अर्शिया की तेज से चलती जुबान रुक गई थी। कुछ दिन पहले अर्शिया दोपहर में इनके घर आई, तो इसने बड़ी चालाकी से दानिर के बैग से घर की चाबियां निकाल ली थी। यहाँ दुलकर के घर पर ऐसा बहुत कुछ था जो चोरी हो सकता था। बहुत सारे सबूत यहाँ मौजूद थे जो मुजरिमों के काम आ सकते थे, और वो जानती थी बहुत सारे लोगों की नजर हर वक्त दुलकर के घर पर रहती है। ऐसे में अगर घर की चाबियां गुम हो जाती तो दुलकर इससे सवाल जरूर करता। इसने काफी दिन तक चाबियां अपने पास छुपा कर रखी थी, और आज शाम को अचानक इसने कह दिया था कि वो दानिर के घर जाकर रहेगी। पापा आजकल घर पर नहीं थे, वो किसी जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। ऐसे में मम्मी ने इसे बार बार मना किया था यहाँ आने से, लेकिन इसने किसी की नहीं सुनी थी, और अब वो दबे पाँव इनके घर में दाखिल हुई थी। आज इसका इरादा दुलकर को पूरी तरह अपनी तरफ मुतवज्जो करने का था। इतने दिनों से वो जिस अंदाज में से तस्वीरें सेंड कर रही थी, इसे यकीन था कि दुलकर को अब तक पता चल चुका होगा कि ये सारी तस्वीरें वही सेंड कर रही है।
लेकिन वो इस तरह से इसे तानीर के सामने एक्सपोज कर देगा, ये इसे नहीं लगा था। तानी ये झूठ बोल रहे हैं, तानी ये झूठ बोल रहा है, फरेब कर रहा है, ये मुझे तुम्हारी नज़रों में गिराना चाहता है, मेरी नहीं इसकी गंदी नज़र है मुझ पर, इतने दिनों से ये मुझे तंग कर रहा है और ये सारी तस्वीरें इसने एडिट की हैं मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। मैं आज इसे एक्सपोज करने के लिए ही यहाँ तुम्हारे घर तुम्हारे पास आई थी, इसकी गंदी नज़र थी मुझ पर। और इस दिन जिस दिन ये हमारे घर आया था, इस दिन इसने मुझे चटाक अच्छी आंखों में आंसू लिए न जाने क्या क्या बोलने वाली थी, जब अचानक ही दानी ने पूरी शिद्दत से अपना हाथ इसके मुंह पर दे मारा था, जबकि दुलकर अपने कदम पीछे हटा चुका था। सीने पर हाथ बांधे हुए इसने एक नजर अपनी बीबी को देखा था और फिर बस सुकून सा होकर पीछे सोफे पर बैठ गया। तुम मेरी सकी बहन हो अर्शिया, तुम्हें अपनी सकी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम्हें लगता है इन सब के बाद मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? मैं करती थी तुम पर अंधा एतबार, लेकिन इसके बाद ये तस्वीरें एडिट नहीं है, इतनी पहचान है मुझे। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी यह करतूत बाबा को जाकर बताऊंगी। वो गुस्से से चीखी थी, जबकि दुलकर ने एक नजर से देखा था, लेकिन अर्शिया को अपनी जगह साथ देकर इसे दोबारा उठना पड़ा था। तानीर ये ऐसे नहीं जाएगी, इसे यहाँ से मैं भेज कर आता हूँ। वो गुस्से से इसका वासु पकड़ता अगले ही लम्हे इसे बाहर की तरफ घसीटने लगा, मतलब इसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल रहा था। अर्शिया ने गुस्से से भरपूर निगाह पीछे खड़ी दानीर पर डाली थी, जो सर झुका जमीन को देखती अपने हाथों में चेहरा छुपा गई थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इस दानीर से ज्यादा। इस दानीर को कुछ भी नहीं है, इस दानीर में कुछ भी नहीं है। वो दानीर तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। दुलकर देखो, इसमें ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? सिर्फ सफेद चमड़ी ही है ना इसके पास, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे पास ना हो। एक दफा मेरी तरफ देखो तो सही, क्या कमी है मुझ में? मैं तुम्हें इससे ज्यादा खुश रख सकती हूँ, मैं तुम्हें इससे ज्यादा। वो पता नहीं क्या क्या बोलने वाली थी, जब दुलकर अपने घर का गेट खोलता अगले ही लम्हे से बाहर की तरफ झटक चुका था। वो तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं है, वो मेरी इज्जत है। एक दफा आईने के सामने खड़ी होकर अपनी शक्ल देखना, अपनी रूह से सवाल करना कि तुम क्या हो। यकीन करो, तुम्हारी रूह भी तुम्हें बेगैरत कहेगी। वो गुस्से से दरवाजा इसके मुंह पर बंद करता कदम वापस अंदर की तरफ बढ़ा गया था। तुम क्यों रो रही हो? मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने इसे रोज तुम क्यों रो रही हो? मैं कह तो रहा हूँ ना कि मैंने इसे जोर से नहीं फेंका था। वो बिल्ली है यार, इसको नहीं लगती। मैंने इसे आराम से उठाकर साइड पर किया था। कबीर इसके पास बैठा इसे मना रहा था, जबकि वो अपनी मियामी को अपनी गोद में बिठाई रोई जा रही थी। आप कितने जालिम हैं हसन, आप एक मासूम सी बिल्ली को उठाकर इतने जोर से कैसे फेंक सकते हैं? आपको क्या लगता है मैं अंधी हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा? आपने इसको ऐसे पकड़कर ऐसे दूर उछाला। हाय अल्लाह, वो चीखी थी, पता नहीं इसे कहाँ लगी होगी। वो परेशानी से अपनी बिल्ली की जांच करते हुए कभी अपने सीने से लगा रही थी, कभी इसे प्यार से सहला रही थी। कबीर को तो जलन होने लगी थी इस बिल्ली से, जो कब से इसकी बीवी के प्यार पर कब्जा जमाए बैठी थी। इसने बिल्ली लाकर गलती की थी। इससे पहले दिन ही इस बात का एहसास होने लगा था। इसे कोई बहाना बनाकर मना कर देता, कह देता बिल्ली मिली ही नहीं है, इसे लाकर देने की जरूरत ही क्या थी। अब इसे लग रहा था वो बिल्ली नहीं अपने लिए सोतन लेकर आया है, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। बार बार प्यार से इसको सहलाते हुए, इसकी चेकिंग करते हुए, इसे अपने सीने से लगाते हुए अब की दफा वो हद ही कर गई थी। वो बिल्ली का माथा चूम रही थी। ये क्या कर रही हो रे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम इस बिल्ली को किस क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे इस पर प्यार आ रहा है। ये मेरी बेटी है, मैं इसे किस भी करूंगी, इसे हक भी करूंगी और बहुत सारा प्यार भी करूंगी। आपको प्यार नहीं आता ना इस मासूम पर, ना सही, लेकिन इसकी मामा है, इसे बहुत सारा प्यार करने के लिए। खबरदार, जो आपने आज के बाद इसे टच भी किया, एक तो इसके बेड पर लेकर आए और फिर इसके फेंकते हैं आप। वो गुस्से से इसे घूरते हुए बोलते, कबीर ने नफी में सर हिलाया था। तुम इसकी मामा कैसे हो गई? ये तुम्हारी औलाद नहीं है और ना ही तुमने पैदा की है, और कम से कम तुम इस बिल्ली का बच्चा पैदा नहीं करोगी, और ना ही मैं कभी किसी बिल्ली के बच्चे का बाप बनूंगा। वो दूसरी बात, मैं इसे उठाकर नहीं लाया, ये मोहतरमा खुद आई थी। मटकते हुए बेड पर आकर मेरे सीने पर अपनी ये जुबान मारने लगी थी। इसने बाकायदा इसकी बिल्ली को पकड़ इसने बाकायदा इसकी बिल्ली का मुंह पकड़कर इसकी जुबान दिखाई, तो वो फौरन ही इसके हाथ पर थप्पड़ मारकर अपनी बिल्ली को इसकी पहुंच से दूर कर गई थी। ये बेड पर नहीं चढ़ सकती, ये बिल्कुल छोटी सी है, आप झूठ बोल रहे हैं। वो मुंह बनाकर बोली थी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ये बिल्ली है, वो कहीं भी आ सकती है। वो बेड पर भी चढ़ी थी और यहाँ मुझे नहाना पड़ेगा। कबीर को जैसे याद आया था कि बिल्ली इसका सीना चाट रही थी, वो अगले ही लम्हे उठकर खड़ा हो गया था। हाँ, जाकर नहाइए, वैसे भी आप गंदे हैं डर्टी मैन, हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। वो गुस्से से अपनी बिल्ली को अपनी गोद में उठाए कमरे से बाहर निकलने लगी थी, जबकि कबीर अपने लिए डर्टी मैन सुनकर मुंह खोले रह गया था। ये बिल्ली नहीं, ये मेरी सोतन है, इसलिए मैं इसे वहां फेंक कर आऊंगा जहां से कभी वापस नहीं आ पाएगी। वो गुस्से से बड़बड़ाया था। जिंदगी में पहली दफा इसे किसी मासूम सी बिल्ली से इतनी चील महसूस हो रही थी। मासूम नहीं है ये बिल्ली, फसादी है, पपा कुटनी है। पहले ही दिन लड़ाई करवा दी इस कमबख्त ने। वो गुस्से से बाहर जाने के बजाय एक दफा से याद कर चुका था कि वो बिल्ली का सीना चाट रही थी और सीधी ने जोश मारा था। वो अगले ही लम्हे वॉशरूम में घुस गया था। अर्शिया को बाहर का रास्ता दिखाकर वो वापस अंदर आया था। तानीर वहीं बैठी बुरी तरह से सिसक रही थी। वह खामोशी से इसके पास आकर सोफे पर बैठे से थाम कर अपने सीने से लगा गया था। आई एम सॉरी दुलकर, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहन ऐसा कर सकती है, बल्कि ऐसा करने के बारे में वो सोच भी सकती है, ऐसा भी मैंने कभी सोचा नहीं था।
मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसने ऐसा क्यों किया? इसने अपनी तस्वीरें आपको क्यों भेज दी? आखिर इसका मकसद क्या था? मैं कुछ भी नहीं जानती। लेकिन लेकिन मैं आपसे नज़र नहीं मिला पा रही, मैं आपसे बात नहीं कर पा रही। मेरा दिल चाह रहा है मैं कहीं भाग जाऊँ, कहीं दूर चली जाऊँ, किसी ऐसी जगह पर चली जाऊँ जहाँ कोई ना हो, मुझे ये शर्मिंदगी उठानी ना पड़े। वो बुरी तरह से सिसकते हुए इसके सीने से लगी हुई थी, जबकि इसे खुद में छुपाए बस की बातें सुन रहा था। रिलैक्स आनी, रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी हदूद भूल जाते हैं, लेकिन इनकी हदूद याद करवानी चाहिए। मेरा इरादा तुम्हारे वालिद को ये सब कुछ दिखाने का था। शायद मैं तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कभी पता भी नहीं चलने देता और तुम्हारी बहन का भरम रखे रखता तुम्हारे सामने, लेकिन अब ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था और तुम हर चीज़ को इग्नोर कर रही थी। मुझे लगा था एटलीस्ट समस्या की हरकतें देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा लोगी, लेकिन नहीं, मेरी बीवी तो बुद्धू है, अक्ल तो काम करती ही नहीं इसकी। तुम हर चीज़ को इतना ईज़ी ले रही थी, इसलिए मुझे मजबूर होकर खुद ही तुम्हें ये सब कुछ बताना पड़ा। मैं आज नहीं तो कल तुम्हारे वालिद के आने के बाद इनकी बेटी के करतूत दिखाने वाला था। नहीं दुलकर, खुदा के लिए नहीं, मेरे बाबा जीते जी मर जाएंगे। इनको पता चल गया कि अर्शिया ने ऐसी कोई हरकत की है तो वो किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। प्लीज़ दुलकर, प्लीज़ आप ये बात बाबा को मत बताइएगा। वो परेशानी से इसका हाथ थाम गई थी, जबकि दुलकर को इसकी ये बात एक बेवकूफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं लग रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया दानी? ये कोई छोटी सी बात नहीं है। तुम्हारे पापा को पता होना चाहिए कि इनकी बेटी क्या कर रही है, इससे पहले कि वो कल को कोई और गिल खिला दे। तुम्हारे बाबा को पहले ही इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो किस हद तक आगे आ चुकी है। नहीं दुलकर, आप नहीं जानते, अगर इनको कुछ पता चल गया ना तो वो जी नहीं पाएंगे। अपनी बेटी की ये हरकतें देखकर इन्हें कहीं वो कोई गलत कदम न उठा ले। आप नहीं जानते, पापा इस बात पर नॉर्मल रिएक्ट नहीं करेंगे। मैं इसे समझाते हुए बोली थी, जबकि इसकी परेशानी देखते हुए फिलहाल के लिए दुलकर ने खामोशी इख्तियार करने का फैसला कर लिया था। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, मैं किसी को नहीं बता रहा। लेकिन इसके बाद अगर अर्शिया ने कोई भी हंसी वसी हरकत की तो ये बात छुपी हुई नहीं रहेगी, याद रखना। चलो आप उठो यहाँ से, अंदर चलो, बहुत ठंड है यहाँ बाहर। वो नरमी से इसके हिसार बनाता इसे वापस बेडरूम में लेकर जाने लगा था। मूड तो वैसे भी अर्शिया तबाह कर चुकी थी और इस वक्त तनवीर की इस कंडीशन में नहीं थी कि इस वक्त वो सिर्फ इसे रिलैक्स करना चाहता था। नाश्ता करने के बाद अब वो अपनी बिल्ली लिए दूसरे कमरे में बैठी हुई थी। न जाने इसे क्या क्या बातें कर रही थी। इसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो इस बिल्ली को आज ही मामा कहना सिखा देगी। और वह बिल्ली भी ज़रूरत से ज़्यादा ही मेसनी साबित हो रही थी। इसकी गोद में बैठी जाने क्या म्याऊं म्याऊं कर रही थी। इसके अंदाज से तो ऐसा लग रहा था जैसे वैसे कबीर की शिकायतें लगा रही हो। इसने कबीर को देखते ही मुंह बनाकर चेहरा फेर लिया। इसके ज़रूरत से ज़्यादा नखरे बढ़ रहे थे, जबकि इसकी बिल्ली भी इसी की तरह थी। इसे देखते ही वह भी चेहरा फेर लेती। इस वक्त इसे अगर कुछ बुरा लग रहा था तो वो ये बिल्ली थी, और दूसरा जिस अंदाज में, जिस हक से वो इसकी मालकियत की गोद में बैठी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे ये मंजर इसको काटने को धो रहा है। अंदर उठती जलन की लिपटें अब मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। इसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था इस लड़की का किसी और को तवज्जो देना। कितनी मुश्किल से इसने अरहान को बीच से निकाला था। छोटी कहानी बना दी थी कि हॉस्टल में मौजूद इसकी किसी सहेली के घर पर है कूड़े और बिल्कुल सही सलामत है। अब इसकी कहानी पर किसी ने यकीन किया था या नहीं वो नहीं जानता था, लेकिन वो इस मामले से बिल्कुल बेरुज़मा हो जाना चाहता था। कहाँ इसने बड़ी होशियारी से यह काम भी कर दिया था। अरहान का वहाँ जाने के बाद भी यही एक मकसद था, हुरे कहाँ है, किस हाल में है, इस वक्त किसके साथ है, यही सारे सवाल इसके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। ऐसे में इसने एक छोटी सी कहानी बनाकर इनके सामने पेश कर दी थी कि हुरे की हॉस्टल में कोई सहेली थी और हुरे अस्पताल से निकलकर सीधी अपनी सहेली के पास हॉस्टल में गई थी। इसने हॉस्टल वालों को भी अपने साथ शामिल कर लिया था, जो इसके वजह से फौरन ही झूठ बोलने के लिए राजी हो गए थे। यहाँ तक कि जुल्कर ने हॉस्टल में अपने लोगों को भी भेजा था, जिन लोगों को यही बताया गया था कि हॉस्टल में एक लड़की थी जिसके घर पर इस वक्त हुए रह रही है। आगे भी कोई ना कोई कहानी बनाकर ये मामला आराम से ख़त्म कर सकता था। उसने सोच लिया था कि अब वो इस मामले को इसी तरह से ख़त्म करेगा, लेकिन अब एक और मसला भी पेश आ चुका था। डॉक्टर ने कहा था कि हुरी जिस तरह से रिकवर कर रही है, इसकी याददाश्त कभी भी वापस आ सकती है, और अगर इसकी याददाश्त वापस आ गई तो फिर तो इसके लिए मजीद मसले पैदा हो जाने थे। वो नहीं चाहता था कि हुरे की याददाश्त वापस आए। डॉक्टर ने इसे एक दवाई दी थी हुरे को देने के लिए, ताकि इसके दिमाग पर किसी तरह का जोर ना पड़े और इसकी याददाश्त भी वापस ना आए। फिर न जाने क्यों वो दवाई इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। वो चाहता था कि हुरे को वो मेडिसिन खिलाना शुरू कर दे, लेकिन वो इसके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। डॉक्टर ने कहा था कि इसे हुरे और भी बहुत कुछ भूल सकती है और मुमकिन था कि इसके साथ इसकी याददाश्त कभी भी वापस ना आए। वो अजीब तरह की कशमकश का शिकार था। वो हुरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो हुरे को खुद से दूर भी नहीं कर सकता था। अगर हुरे की याददाश्त वापस आ भी जाती तो भी वो इसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देने वाला था। ये बात तो अब तय थी। तो ऐसे में इसे इस तरह की खतरनाक मेडिसिन का इस्तेमाल करवाना, जो कि लिए इंतहाई खतरनाक थी, वो नहीं देना चाहता था। सारा किचन साफ करते हुए वो खुरे की दवाइयाँ निकालता, साथ में दूध का गिलास निकालता इसके कमरे में आया था, जिसे देखते ही वो मुंह बनाकर चेहरा पलट गई थी। उतार दो इस पवा कुटनी को अपनी गोद से। ये बिल्ली का बच्चा कम चुड़ैल की अम्मा जरूर लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसे पोर्ट्रेट
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसे पूरा ट्रेन करके भेजा गया है। उतारो इसे अपनी गोद से, वो सख्ती से बोला था, जबकि उसे घूरती मजीद इसे अपने सीने से लगा गई थी। अब कबीर की सब्र की इंतहा हो चुकी थी। वो एक झटके से इसका पट्टा पकड़ कर इसे जमीन पर गिरा गया था। खुले में हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा ये सब कुछ। तुम्हें वो बिल्ली पसंद है, ठीक है, लेकिन कभी इसे चूमना, कभी इसे अपने सीने से लगाना, ये मुझे पसंद नहीं। तुम्हारे इन लबों पर मेरे अलावा और किसी का हक नहीं है। तुम मेरी अमानत हो, तुम मेरी अमानत में खयानत नहीं कर सकती। इस बिल्ली को बार बार इन नाजुक से लबों से छूकर क्या साबित करना चाहती हो कि तुम्हें वक्त देकर गलती कर रहा हूँ? जानती हो, जब जब तुम इसे चूम रही हो मेरे अंदर आग जल रही है। इन लबों पर सिर्फ मेरा हक है। अगर चूमने का इतना ही शौक है तो ये 6 फुट का आदमी तुम्हारी लबों के खिदमत करने के लिए हमेशा हाजिर रहेगा। लेकिन आज के बाद अगर तुमने इस बिल्ली को चूमा तो तुम्हारा दिया हुआ वक्त वापस ले लूंगा, और जिस अंदाज में मैं तुमसे अपना हक लूंगा, इस बिल्ली के पास जाने से भी गुरेज करोगी। तो आई मेरी बात समझ में? वो इसके जबड़े को नरमी से थामे हुए दूध का गिलास इसके लबों से लगा चुका था, जबकि इसके यूं गुस्सा होने पर वो जो कब से अपनी बिल्ली के साथ मसरूफ थी, पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जो हो गई थी। वो मेरी मियाउम्मी है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके गुस्से होने पर वो मासूमियत से बोली तो कभी नरमी से मुस्कुराता इसके लबों को आहिस्ता से चुमकर पीछे हटाता। और तुम मेरी मियाउम्मी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। और जब तुम किसी और से प्यार करती हो तब मेरा दिल जलता है, इतना जलता है कि दिल करता है कि पूरी दुनिया को आग लगा दूँ। लेकिन मैं अपनी मियाउम्मी से बहुत प्यार करूँगी। वो पीछे को हटी थी, इसके हाथ से दो टैबलेट उठाकर अपने मुंह में डाल गई थी। वो गुस्से में था और उस पर गुस्सा हो भी सकता था। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने नए नमेले शोहर के गुस्से का शिकार हो, लेकिन वो अपनी बिल्ली से प्यार करने वाली थी। हाँ तो करो प्यार, मुझे इतराज नहीं, दूर दूर से करो, ज़्यादा पास मत आया नहीं तो। इसलिए क्योंकि इतने पास आने का हक सिर्फ मुझे है। और जितना प्यार तुमने इसको करना था कर लिया। अब इसे अपनी गोद में उठाने की जरूरत नहीं, बाकी प्यार कल करना, ओके? चलो अच्छे बच्चे की तरह ये सारा दूध खत्म करो, फिर हम आज एक साथ मूवी देखेंगे। वो अंदाजा लगा चुका था कि वो उसकी ज़्यादा सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए अब वो बहुत प्यार से इसे समझाने लगा था। मम्मी भी फिल्म देखेगी। दूध का गिलास अपने लबों से लगाती हुए जैसे फिल्म देखने की शर्त रख रही थी। इसने एक नजर बेड के कोने पर चढ़ी इस भवाकुटनी को देखा था। मासूम सी नजर आने वाली वो बिल्ली कितनी मेसनी थी, कभी एक ही दिन में अंदाजा लगा चुका था। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हुरे की तरफ देखता, हाँ में सर हिलाते हुए वापिस से इसके लबों को नरमी से चूमकर कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि हुरे अपने लाल होते गालों को हाथ में छुपाए मुस्कुरा दी थी। अर्शिया जब से घा अर्शिया जब से घर वापस आई थी, खुद को इसने कमरे में बंद कर रखा था, जबकि अम्मी तो परेशान थी। वो तो रात को रुकने के लिए दानिल के घर गई थी, तो अचानक इसकी वापसी कैसे हो गई? आखिर वहाँ क्या हुआ था? अम्मी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, लेकिन इसका गुस्सा बता रहा था कि कुछ नॉर्मल हरगिज नहीं रहा है वहाँ। ना जाने इनकी इस बेटी ने इनको कहाँ कहाँ जलील करना था। वो दुलकर की मदद से दिलरेज के साथ अर्शिया का रिश्ता तय करने के बारे में सोच रही थी, और यहाँ अर्शिया किसी भी तरीके से इनके हाथ नहीं आ रही थी। एक बेटी अपने घर की हुई तो दूसरी बेटी की भी परेशानी सर उठाने लगी थी। वो कोई दौलतमंद, कोई अमीर इंसान देखना चाहती थी जिसके साथ की बेटी की ज़िंदगी अय्याशियों में गुजरे। लेकिन नहीं, इनकी बेटी को तो एक शादीशुदा आदमी पसंद आ गया था, और वह भी और कोई नहीं बल्कि अपनी बहन का शौहर। अगर वो अर्शिया और दुल्कर के बारे में कुछ सोचती भी, अगर वो इनकी प्लानिंग में साथ देने की कोशिश भी करती, तो वो अपनी ही बहन के शौहर लुटने में लगी हुई थी। अरे अगर कोई और आदमी होता तो वो साथ दे भी लेती अपनी बेटी का, लेकिन अपनी ही बहन के शौहर से शादी करने के चक्कर में वो ये तक भूल गई थी कि इतनी मुश्किल से इनसे मुसीबत से जान छूटी है। अगर तलाक हो जाती तो वो दोबारा इनके सर पर आकर बैठ जाती। लेकिन नहीं, अर्शिया के दिमाग में तो पता नहीं क्या चल रहा था। वो तो अपनी बेटी की हरकतों पर परेशान थी। ओहो मेरी चिड़िया, मुंह क्यों बना रही हो? बोल तो रहा हूँ घर जाकर देख लूंगा तस्वीरें, बता दूंगा तुम्हें कि कौन कौन है इन तस्वीरों में, अगर मुझे कुछ याद हुआ तो। सच कहूँ तो कोई एक भी चेहरा जहन में नहीं है। पता नहीं कौन से लोग थे जो मुझसे मिलते थे। मुझे तो अपनी अम्मी की आवाज़ भी भूल गई है। बस के कंधे पर हाथ रखते हुए से अपने साथ लिपटाए हुए था। भाई शदीद किस्म की सर्दी हो रही थी। पूरे तरह से गर्म कपड़े पहनने के बावजूद भी इस वक्त दिलम को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। पैरों में गर्म जूते मौजूद थे, लेकिन फिर भी पैर ठंडे बर्फ की तरह महसूस हो रहे थे। ऐसे में शख्स का सीना इसके लिए किसी राहत से कम नहीं था। गोलगप्पे खाने के बाद अब वो वापस घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब भी इसका मुंह बना हुआ था। खाना खाने के बाद इसने कोई 50 दफ़ा कहा था कि वह एक दफ़ा तस्वीरें देख ले, लेकिन इसको बाहर आने की इतनी जल्दी थी कि हद नहीं। अब वो प्यासे से मना भी रहा था वो घर जाकर तस्वीरें देख लेगा, लेकिन वो इसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वो जानती थी वो तस्वीरें देखना ही नहीं चाहता। ना जाने क्या वजह थी, शायद इसे अपने माँ बाप की भी याद आते थे, लेकिन फिर भी वो इसे कैसे समझाती कि इन तस्वीरों में एक उम्मीद छुपी थी। शायद इसके भाइयों के बारे में कुछ पता चल जाए, शायद इसे पता चल जाए कि इसका भाई जिंदा है भी या नहीं। वो ज़िंदगी में एक दफ़ा तो दुर्गा के पास पहुंच ही सकती थी, एक दफ़ा इससे मिल सकती थी, इसको बता सकती थी कोई है जो इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कोई है जो नहीं चाहता कि जबरान गर्देजी का नाम भी दुनिया में सलामत रहे। वो इसकी नस्ल को ख़त्म कर देना चाहता है, वो इसके बेटों को मारना चाहता है, और वो जानती थी वो इसे भी मारने के लिए ही आए थे। हाँ, इसे यकीन था कि वो जो कोई भी है वो इसकी जान लेने के लिए यहाँ तक आएगा, और इनके दुश्मन थे।
इनके खानदान के दुश्मन थे वो लोग। वो ये जानते थे कि जबरान गर्देसी की कोई बेटी भी है, तभी तो इनके पीछे आए थे। कुसुम बीबी ने बताया था इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जबरान गर्देसी की नस्ल को, इसके नाम को नस्तानुबूद करना नहीं, और कहीं ना कहीं अपने बाप के नाम के साथ इसका भी नाम जुड़ा हुआ था। बेशक वह नाजायज ही सही, लेकिन थी तो इसकी औलाद। अगर लेकिन वो अब्र को ये सारी बातें कैसे समझाती। वो तो अपने और उसके बीच में किसी तीसरे का जिक्र भी बर्दाश्त नहीं करता था। सर, आप इस लड़की की वीडियोस देख रहे हैं। जुल्करनैन अंदर कमरे में दाखिल हुआ था। सामने लैपटॉप पर इस लड़की की वीडियोस चल रही थी, लेकिन म्यूट पर। हाँ, मैं चेक कर रहा था ये लड़की। सर, ये लड़की इंतहाई बदतमीज़ है। ये आपके बारे में पल पल बकवास करती है। इतनी वाहियात वीडियोस इसने आपकी अपलोड की हुई हैं, लेकिन आजकल वो आपके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही, बल्कि ब्लॉकिंग कर रही है। अपनी डेली लाइफ की रूटीन दिखा रही है। व्यूज़ कम हो गए हैं चैनल पर। काफ़ी सारे लोगों ने चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दिया है, लेकिन फिर भी इस लड़की की चालबाजियाँ खत्म नहीं हो रही। बीच बीच में अब भी आपको तंज मारती है। अभी कल रात जो खाने वाला ब्लॉग आया, इसमें कह रही थी कि कोई ये ना समझे कि वो किसी से डरती है। बस अब सियासत में दिलचस्पी लेने का मूड नहीं है इसका। सर, वो आप पर टोंट कर रही थी। जुल्करनैन बहुत जोश से बता रहा था, जबकि वो एक नज़र से देखता पीछे को सर गिरा गया था। जुल्करनैन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम औरतों को इज्जत जुल्करनैन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें औरतों को इज्जत देनी चाहिए? इस लड़की के लिए तुम्हारे अल्फाज इंतहाई गैर मुनासिब हैं। वो ये लड़की क्या होता है? मैडम, मैम, मिस, ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी जुबान में दर्द होता है? वो इसे घूर कर बोल रहा था। अरे सर, मेरा बस चले तो मैं इसे चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दूं। आपके बारे में इतनी बकवास करती है, मैं इसे इज्जत दूं। वो अभी बोल ही रहा था जब अचानक ही दिलरेस ने इसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़ते हुए झंझोड़ कर अपने सामने कर लिया था, जबकि जुल्करनैन तो इसकी हरकत पर बौखला कर उठा था। चुप, एकदम चुप। खबरदार जो कोई बकवास की इसके बारे में। ये लड़की आज से अभी से तुम्हारे लिए मैडम है। इसे इज्जत देना तुम्हारा फ़र्ज़ है, बल्कि इसकी हिफाजत करना भी तुम्हारा फ़र्ज़ है। वो मेरे बारे में बकवास करती है, इसे हक हासिल है मेरे बारे में बोलने का। जो बोलती है बोलने दो, लेकिन खबरदार, जो तुमने इसके सामने अपनी आवाज़ भी तेज़ की, याद रखना जान निकाल दूंगा तुम्हारी। अगर इस लड़की की तरफ से मुझे तुम्हारी कोई भी शिकायत मिली। क्या मतलब है सर? ये लड़की आपके खिलाफ है, लेकिन मेरा दिल इसके हक में है, बल्कि अब तो मेरे दिल की दुनिया भी इसके हक में है। ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं जुल्करनैन अहमद, ये लड़की हास है, बहुत हास है, बहुत ज़्यादा हास है। बस के चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगली फेरते हुए बोला। तो जुल्करनैन ने एक नज़र से देखा, फिर ना समझी से हाँ में सर हिला दिया था। समझ गया। वो इसे देखते हुए बोला तो दिलरेज ने आईब्रो उचकाई थी। क्या समझ गए? इसने इसे देखते हुए सवाल किया था। आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत है? मैं किसी साइकियाट्रिस्ट से आपकी अपॉइंटमेंट लेता हूँ, वो कहते हुए बाहर निकल गया, जबकि दिलरेज हैरत से जाते हुए उसे देखता रह गया था कि मुझे पागल कहकर गया है। वो बेयकीनी से दरवाजे की तरफ देख रहा था, फिर तेजी से इसके पीछे ही बाहर की जानिब कदम बढ़ाए थे। डर था कि कहीं वो सचमुच में किसी साइकियाट्रिस्ट को हायर न कर ले इसके लिए।